बेसिक्स, इससे आपका पूरा लाइफ का गोल क्लियर हो जाता है। पर्सनल फाइनेंस के ना 4 पिलर्स हैं एंड आई कॉल देम द बीई। जितना बड़ा हवाई जहाज होता है ना उतना ज्यादा उसको रनवे चाहिए होता है। पेनी स्टॉक को ना एज अ स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं। डोंट टेस्ट द डेप्थ ऑफ वाटर विद बोथ योर फीट। आपका एक तरफ खर्चा 8% से बढ़ रहा है, निवेश वहीं पे रह रहा है, तो यू विल नॉट बी एबल टू बीट इन्फ्लेशन इन लॉन्ग टर्म। लेट्स से यू हैव 1 crore टुडे, 1 करोड़ का लोन मिल सकता है। I don't pick direct stocks. I'm a CFA, but I don't because I don't think so. It's a winnable game. कोई वो जीत नहीं सकता इस गेम को। अभिमन्यु का चक्रव्यूह, अंदर तो चले जाते, बाहर का बाना वो नहीं समझ आता। गुड टू हैव यू सर। Thank you. और सर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं आपसे 2 महीने पहले मिला था और पता नहीं मैंने अंदर से आपको मेरा मेंटर मान लिया था बिकॉज ऑफ द कॉन्वर्जेसन वी हैड एंड आई वांटेड कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले जो आज मिल गई टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव। Thank you so much. आई एम रियली ग्लैड। That was a very good meeting we had. हाँ यस। तो सर एक्चुअली सब कुछ प्लान्ड होता है ना। आप देखो हमारा पॉडकास्ट लिखा था इसलिए हम पहले मिले, हमारी आइस ब्रेक हुई सो दैट वी कैन टॉक। जी, और आज ये चीज़। Thank you so much, Ujjwal. Thank you so much. तो सर आप मेरे को आपकी थोड़ी बहुत तो स्टोरी पता है बट एक बार वापस सुनना चाहूँगा फॉर द ऑडियंस। आप मतलब यू डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन यू वेंचर इनटू कंटेंट क्रिएशन, जो मतलब 9 to 5 छोड़ के पिवट करना इनटू समथिंग जो इतना अनसर्टन होता है। सो योर एम वाज ऑब्वियसली फाइनेंशियल एजुकेशन, सबको सिखाना करना। व्हाट मेड यू कम हियर, मतलब सब कुछ छोड़ के इधर कैसे आए? कैन यू टेल योर होल स्टोरी? So I started out in 2008 with a job. उससे पहले मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी, MBA करी, टिपिकल एंड नॉट फ्रॉम ग्रेट इंस्टीट्यूट्स, नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स, मतलब नो IITs, IIMs एंड मतलब IIT के तो एंट्रेंस में मेरा रैंक करीबन 1,52,000 एप्लीकेंट्स में से 1,34,000 था। तो आई वॉज ओनली हैप्पी कि 18,000 लोग फिर भी मुझसे नीचे हैं। तो पता चला उसमें से 10,000 लोग तो अटेंड ही नहीं किए थे। तो दिस वॉज माई सिचुएशन विद इंजीनियरिंग एंट्रेंस, बट स्टिल येस आई कुड मैनेज अ गुड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन बॉम्बे। और फिर हमारी जर्नी चालू हुई। आई स्टार्टेड विद माई जॉब एंड मेरे को ना टीचिंग का हमेशा से बहुत ज़्यादा शौक था एंड एक्चुअली आई वॉन्टेड टू बिकम अ टीचर, बट इन 2008 टीचिंग वॉज नॉट वेरी रिवॉर्डिंग। इट वॉज अ वेरी नॉर्मल जॉब। वो तो इंटरनेट जब 2016 के बाद थोड़ा बूम हुआ तो कंटेंट क्रिएटर टीचर्स बिकेम वेरी फेमस। तो ठीक है, हमने अपनी कॉर्पोरेट जर्नी चालू करी। दैट वाज आल्सो वेरी वेरी ग्रेट। आई वर्कड विद सम वेरी गुड पीपल इन लाइफ। आई एम ब्लेस्ड कि मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम कर पाया। मैं रियल एस्टेट में था एंड आई ऑलवेज वर्कड विद द ओनर्स। तो जब आप ओनर के साथ काम करते हो ना, तो आप चाहे एम्प्लॉई हो बट आपका माइंडसेट ओनर की तरह होने लग जाता है। जनरली इट इज सेड दैट यू आर हाउ योर बॉसेस। तो मेरे बॉसेस सारे ओनर थे और ओनर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है डिसीजंस। तो वो मैंने बहुत जल्दी सीख लिया कि एक ओनर डिसीजन कैसे लेता है, डेटा ड्रिवन, गट ड्रिवन, फ्यूचर देखते हुए। तो वो मेरे करियर में मुझे काफ़ी काम आया। आई वर्कड फॉर 16 years, out of which 11 odd years I was in real estate in multiple places, Bombay, Delhi and Sri Lanka and Bhopal. So 4 places I was there. And after that, I ventured into SME consulting where I used to make content for small and medium enterprises. Okay. और वहाँ पे हम उनको कोच भी करते थे। तो वो जर्नी ने मुझे कंटेंट बनाना सिखाया। So that was from the year 2019 to 2022 end. तो 4 साल मैंने वो किया। Till that time I was not publishing content of social media. I was publishing content for a private platform. Then I shifted in 2023 to out and content journey मैंने अपनी चालू की April 2024. Prior to that I had achieved my financial independence. तो मेरा वो जो एक गोल होता है कि आपके पास एक अमाउंट हो पॉकेट में या you have in your account which gives you a comfort कि अब even if things go wrong you can manage. So वो मैंने achieve कर लिया था when I was 39 with 16 years of working. स्लोली मैंने SIPs में इन्वेस्ट किया, करता रहा तो एक अच्छा साइजेबल कॉर्पस बन गया। एंड देन आफ्टर दैट आई डिसाइडेड, तो 2024 अप्रैल में हमने कंटेंट स्टार्ट किया। सो देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मी टू कंटिन्यूअसली मेक मनी। मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था कि मैं पैसा बनाऊंगा तो ही जी पाऊंगा। आई हैड इनफ बैकअप टू टेक दैट रिस्क। एंड रिस्क के बारे में कहा जाता है ना, यू कैन टेक रिस्क 2 times इन लाइफ। One when you have nothing to lose, and one when you have so much that you can't lose everything. Wow. तो आई थिंक आई रीच टू द सेकंड स्टेज की रिस्क था, बिल्कुल था। एंड माई पे चेक वॉज वेरी बिग। आई वॉज अपवर्ड्स ऑफ 1 crore इन माई पे चेक। एंड उसको छोड़ना, महीने का 8-10 लाख रुपए नहीं, महीने के एंड में आना, छोटा सा अमाउंट आना, और टीम बिल्ड करना, उसको सैलरी देना, और
खर्चे करना, मतलब वो हमारे डीएनए में ही नहीं था. 16 साल आपने ये काम किया ही नहीं. हाँ. For everything you were covered by the company, and since you were at a senior level you were covered at the very good level. तो वो सब था, but धीरे धीरे माइंड ट्रेन हुआ and I think it was a great journey. मतलब मजा आया. Last 18 months have been very rewarding for us on social media. सर ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है कि अ पर्सन हुज इनटू सैलरी और करियर स्टार्ट करने के 10-15 साल में ही हैज़ अचीव्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, तो दैट्स अ बिग थिंग ऑब्वियसली. तो क्या मनी लेसन्स थे ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन यू वर इन जॉब? हाउ डिड यू सी मनी एंड हैंडल इट? So see, typically सब लोग जो मिस्टेक से स्टार्ट करते हैं, हमने भी वही मिस्टेक से स्टार्ट किया कि when we entered, we directly entered the stock market, we started trading. हमें भी जल्दी पैसे बनाने थे, हमें लगता था कि पैसा कल बन जाए, जल्दी बन जाए. हमने तो एक इको सिस्टम बनाया था कि हम ट्रेडिंग से पैसा कमाएंगे, लॉन्ग टर्म में डालेंगे. तो पर वो ट्रेडिंग से पैसा कमाएंगे वाला सेक्शन ही नहीं हो रहा था. तो बट यार आई हैड दिस मनी हैबिट्स वर गुड पहले से ही. व्हेन आई वाज इन 11th I used to maintain my daily expenses on a piece of paper. तो वो एक habits थी हमारे को. Because we come from a very middle class background. Father used to be with ONGC, mother was a housewife. भाई था, तो मतलब वो हमारे को था कि टाइट रोप पे चलने की आदत थी. तो that worked for me, I think, and those habits stayed. और क्योंकि पैसा बच जाता था and I was focusing a lot on my skills. तो मेरे लिए हमेशा ये होता था कि मैं नया क्या सीख रहा हूँ. सो जैसे मैंने जॉब ज्वाइन किया, मैंने CFA कर ली. So and CFA की फीस at that time also was 50,000, 60,000. That was too much. मतलब अच्छा महंगा कोर्स था. होता क्या है ना कि people when they enter a job they start believing कि अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है. अपन ने 22 साल पढ़ लिया, 24 साल पढ़ लिया, हो गया. Now I don't need to study. Now my improvement is my employer's responsibility. कि भाई अगर मेरा एम्प्लॉयर मेरे को कोई ट्रेनिंग करवाएगा, मेरा एम्प्लॉयर पैसा भरेगा, तो मैं इंप्रूव करूंगा, अदरवाइज तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. करेक्ट. सो दैट माइंडसेट आई डिडंट हैव. आई वाज वेरी क्लियर. आई यूज्ड टू इन्वेस्ट 5% ऑफ माय सैलरी ऑन माय अपस्किलिंग. तो चाहे कोई कोर्स करना हो, चाहे कोई CFA करना हो, या फिर लॉ का कोई डिग्री करना हो, या फिर अपना कोई कॉन्फ्रेंस में जाना हो, साइड में कोई कोर्सेज करना, तो एवरीथिंग आई यूज्ड टू डू ऑन माई सेल्फ. कंपनी से कभी हमने रिइंबर्समेंट नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा उसको लेके, क्योंकि मेरे लिए एंड ऑफ द डे मेरे लिए काम आ रहा था. तो या तो वहीं तनख्वाह बढ़ जाती थी या कोई और अच्छा जॉब दे देता था. सो आई थिंक दैट रियली वर्कड विद मी. एंड थर्ड वाज दैट आई ऑलवेज वर्कड ऑन द फंडा की if I can afford a Mercedes, I will drive a Honda City. And that really happened, when I could take a Mercedes, I actually switched to Honda City. चलो Honda City चलाएंगे, कोई चक्कर नहीं, आराम से. तो जो वो गैप बचा ना, वो गैप इन्वेस्ट हो गया. So let's say अगर मेरी Honda City की 15,000 की EMI थी और Mercedes की शायद 70,000 होती, तो वो जो 55,000 रुपीज बच गया, वो तो इन्वेस्ट हो गया. बराबर. और वो इन्वेस्ट हो गया, कंपाउंड हो गया, ग्रो हो गया पिछले 11-12 साल. So that gave me financial independence. So independence does come at a cost, and that cost is you have to kill some of your desires today. Decisions matter. Decisions do matter. नहीं तो उसके बिना आप जो है financial freedom achieve नहीं कर पाओगे. और decision यही है कि आपको you have to live below your means for certain time, so that you can live freely ever after. तो ये हमारा decision था. सर जैसे आपने भी बोला कि आप मिडिल क्लास से आए, आई ऑल्सो कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, राइट? तो हम हमारे पेरेंट्स को भी देखते हैं, हाउ डू दे मैनेज मनी, एंड द सेम वे वी स्टार्ट डूइंग इट, राइट? बट आपकी हो सकता है मतलब फैमिली में अच्छे से पैसों को मैनेज किया जाता है, मेरे घर में हुआ, बट जिसके घर में नहीं होता वो फिर वो अनहेल्दी मनी हैबिट्स सीख जाते हैं, है ना? जैसे अभी पापा कुछ भी कर रहे हैं, उनकी EMI चल रही, फिर बच्चा भी वही करता है कि मेरे पापा ने इतनी चीज़ EMI पे ली थी, उनने अपना गुजारा कर लिया तो मैं भी अब कर ही लूँगा, एंड ऑल दोस, एंड देन दे गेट इनटू दिस ट्रैप. तो वो बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, जो चीज़ें बचपन से सीखते आ रहे हैं, उनको अनलर्न करना भी बहुत टफ होता है, राइट? तो हाउ कैन समवन अनलर्न एट दिस एज? By learning and by relearning and by having a right company. See, I'll tell you, if a certain set of company is not supporting your Goals. habits, goals, तो आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी. ठीक है, अगर आपका ग्रुप ऐसा नहीं है जहाँ पे आप अलाइंड फील कर पा रहे हो, तो आपको अपना ग्रुप बदलना पड़ेगा. सिंपल बात है, कमरा बदलो, लाइफ बदल जाती है. तो एवरी टाइम यू हैव टू सी दैट वेदर आई एम इन द राइट सेट ऑफ पीपल. इफ यू आर नॉट, देन यू हैव टू चेंज दैट सेट ऑफ पीपल. बिकॉज मैं बता रहा हूँ, आप बाकी कुछ भी कर लो, अगर आपका सर्कल ठीक नहीं है ना, तो लाइफ में कोई भी चीज आपको लगने नहीं वाली. लेट्स से यू आर वेरी एस्पिरेशनल एंड नाउ यू हैव दोज फ्रेंड्स जो स्कूल टाइम से जो थोड़ा तफरी मार रहा है, मजे 56 जब दुकान में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, उद्दीन दौर का जो फेमस है, तो उनमें एस्पिरेशन नहीं है. अब वो गलत है, सही है, मैं उस पर डिसीजन नहीं ले रहा, बट यू हैव एन एस्पिरेशन. तो वो क्या कहेंगे ना, वो आपको
डिस्करेज करेंगे, अरे तू पागल हो गया है, ऐसे थोड़ी अचीव हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए तेरे को बोल रहा हूँ, यू नो, वो आपके लिए खराब भी बोल रहा है और दूसरी तरफ करे मैं आपका दोस्त भी हूँ, मतलब बड़ा आयरॉनिकल स्टेटमेंट होता है. सो यू हैव टू चेंज दैट सेट ऑफ पीपल. You can love them, have a great time with them, but for your goals you'll have to see the next set of people. तो आपको अगर goals बड़े हैं ना, तो आपको अपना जो संगत जिसे कहते हैं, you have to improve your social circle which works there. बट सर इसमें जैसे फैमिली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी फैमिली के साथ बिताते हैं व्हेन वी आर किड्स, या हम जब भी बड़े हैं घर तो जाते ही हैं, राइट. तो पॉइंट ये है कि जैसे फैमिली में भी ना एवरीवन इज़ वेरी इनसेंसिटिव अबाउट टॉकिंग अबाउट मनी बिकॉज मे बी दे डोंट हैव इट. तो टेबल पे वो कॉन्वर्जेशंस होते ही नहीं है. सेकेंडली फ्रेंड्स ऑल्सो फील ऑकवर्ड टॉकिंग अबाउट मनी विथ ईच अदर, क्योंकि कोई अपना शेयर करना कि मैं कितना कमा रहा हूँ, मैं तुझसे कम ही कमा रहा हूँ, तो तू मेरे बारे में जान ही मत ना कि मैं कितना बचा रहा हूँ या मेरा क्या चल रहा है. True. तो उसमें फिर एक वो इंसान मतलब ट्रैप हो जाता है उस चीज़ में. तो देखिए मेरे को सबसे पहली चीज लगती है, नेवर बी इनसिक्योर अबाउट व्हाट यू आर अर्निंग. यू मे बी अर्निंग लेस, इट्स ओके, बट दैट डजंट मीन कि यू विल अर्न लेस ऑल योर लाइफ. वो भी चॉइस आप ही की है. अगर आप अपने आप को अपस्किल नहीं कर रहे हो तो दैट इज योर चॉइस टू नॉट मेक मोर मनी, एंड देन यू बी हैप्पी, बेटर बी हैप्पी विद इट. करेक्ट. आप ये सोचो कि भाई मेरे को बनना तो ऋतिक रोशन है और आप जो है उसके हैबिट्स को नहीं फॉलो करोगे, जिम नहीं जाओगे, ऐसा खाना नहीं खाओगे, तो नहीं बन पाओगे. इफ यू वांट टू बिकम दैट यू हैव टू चेंज योर इनपुट. जस्ट लविंग रोमांसिंग द आउटपुट विल नेवर डू एनीथिंग. सो whatever you are earning, don't worry about it. Do have a plan. And everybody's life goal is different. Everybody's life situation is different. Somebody starts the racing line from zero. किसी की रेसिंग लाइन पीछे से स्टार्ट होती है, किसी पे उधार होता है, पेरेंट्स पे उधार होता है, उसको कवर करना है. किसी की लाइफ बहुत अच्छी होती है, उसकी रेसिंग लाइन वैसे ही बहुत आगे से चालू होती है. सबको भगवान ने ना अलग अलग रेसिंग लाइन में अलग अलग जगह पे डाल दिया है. बट द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट टू एवरीवन इज 24 hours. The rich, the poor, the middle class, everyone gets 24 hours. That ration is the same by God to everyone. तो उसको यूज करो ना. Optimize that. Because 75% of billionaires today are genuine entrepreneurs. मतलब उनके पीछे वेल्थ नहीं थी, उन्होंने वेल्थ क्रिएट की. तो ये क्लियर हो चुका है वेल्थ क्रिएट हो सकती है. तो अब करो. अब तो पहले तो क्या हमारे टाइम पे प्लेबुक्स नहीं थी. टुडे तो यू हैव अ प्लेबुक फॉर एवरीवन. यू नो यू वांट टू बिकम वॉरेन बफेट कैसे बनना है, जेफ बेजोस कैसे बनना है, एनवीडिया कैसे बनना है, इलॉन मस्क कैसे बनना है, सबकी प्लेबुक है आपके सामने. बराबर. So what's stopping you from gaining knowledge? If you feel your parents don't know much about money, they are not ready to change, it's okay, you change. आप तो बदलो ना. आप तो अपने पैसे को बेटर हैंडल करो. And if you're not ready to read books, you're not ready to watch podcasts, you're not ready to learn these things by either attending a workshop, classes, anything, then आप भी अपने साथ ज्यादती कर रहे हो. फिर उसके बाद अपने आप को putting yourself into this place कि अरे यार मेरे साथ गलत हो रहा है, फिर तो वो तो गलत. So what you have to do is, one, you change your circle. Second, if you have understood that this is not getting me to my goal, you have to just ask one, is this my goal? Okay, ये मेरा goal है. Are my activities aligned to my goal? तुम्हारे को वहीं आंसर मिल जाएगा. और अगर एक्टिविटीज अलाइन नहीं है गोल से, तो एक्शन लो. इमीडिएटली change your people, change people whom you're talking to, start reading books, start doing courses, start watching podcasts. A lot of solutions today. बट सर जैसे अब लेट 20s की अगर मैं बात करूँ तो भी हमें हमारी फैमिली से थोड़ा वैलिडेशन तो चाहिए ही होता है ना, कि हम लाइफ में जो कर रहे हैं या कुछ भी. अभी जैसे मेरे घर वालों ने तो कभी मेरे को मना नहीं करा जब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू करी, बिकॉज माई फादर हैज़ बीन इन्वेस्टिंग फॉर लाइक 20-25 years. बट मेरे फ्रेंड्स जब उनको मैंने बोला कि तुम अकाउंट खोलो, कुछ करो, इन्वेस्ट करो, तो उनके पेरेंट्स वाला करे भाई पैसा डूबता ही है. तो वो उस चीज़ से बाहर निकलना, दैट वाज द होल पॉइंट कि फैमिली लेवल पे हाउ कैन पेरेंट्स बिल्ड फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर द चाइल्ड. क्योंकि अगर वो भी, जैसे मैंने एक रील बनाई थी इस पे कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं कि वो यही बोलते हैं कि नहीं पैसा FD में ही रखो, तो शो देम बॉन्ड्स, बिकॉज बॉन्ड्स आर मोर सेफर ऑप्शंस वेयर यू गेट 10-12-9% का रिटर्न मिल जाता है. तुमको दिखाओ कि FD के अलावा भी चीज़ें काम करती हैं. तो ऐसे डू यू हैव एनी सजेशंस या कुछ कि जो कर सकते हैं लोग टू मतलब फैमिली पे एक फेथ बिल्ड करने का, कि नो इन्वेस्टमेंट्स वर्क एंड ऑल दोस थिंग्स. देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल ही रिजिड हो गए हैं आपको, एंड दे कंट्रोल योर मनी राइट नाउ, सो आप बिल्कुल सिंपल सा करो ना कि भाई जैसे आपने पॉकेट मनी बनाई हुई है, आप लेट्स से 30,000 रुपीज पर मंथ कमाते हो, 1,000 रुपये की तो ऐसे भी कर सकते हो ना. 1,000 रुपये तो आप स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला ये सब कर ही देते हो, बाहर चले जाते हो दोस्तों के साथ, एक आधी ट्रिप पे चला जाता है. तो 1,000 रुपये तो बहुत छोटा अमाउंट है. तो 1,000 रुपये के लिए तो पापा मम्मी की जरूरत नहीं है ना परमिशन की, तो डाल दो. वो तो डालो, वहां से तो स्टार्ट करो. देखिए financial procrastination is the biggest reason for people to not achieve their financial freedom.
यू कांट बी जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि नहीं मैं तो पैसा बाद में ही डालूंगा, बाद में डालूंगा। और हमारा समाज जो है, हमारी जो सर्कल है ना, दे सेलिब्रेट लाइबिलिटीज, दे लव टू सेलिब्रेट लाइबिलिटीज। इफ द सेम किड विद हिज फर्स्ट पे चेक गोज एंड बाइज अ हाउस, उसका EMI जा रहा है 50%, 60%, पागल हो जाएगी जनता। खुश, सब घर में खुश है, घर में खुश है, दोस्त यार खुश हैं, दोस्त की मम्मी खुश है, सब खुश है। अरे घर- देखो बेटा, घर ले लिया। बेटा क्या बात है, घर ले लिया तुमने, मजा आ गया। वो बेचारा पिस रहा है वहां पे, अब वो जॉब नहीं छोड़ सकता 240 महीने के लिए, वो फंस गया है। पर नहीं भैया, बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, ठीक है। यही तुम आईफोन ले लो, दोस्त तुम्हारे बड़े खुश हैं, खुश हो अरे जाएंगे। वाह यार क्या बात है, बढ़िया। ये उज्जवल, तुम एक अच्छी सी गाड़ी ले लो, तो बहुत बड़े खुश है। आप जिस दिन लायबिलिटी लोगे ना, समाज खुश हो जाता है, जो दिखता है क्योंकि वो दिख रहा है, और जो दिखता है वो उधार है, जो नहीं दिखता है वो वेल्थ है। क्या बात है। What you see is a liability, what you don't see is an asset. How much money I have, nobody is able to see. People are able to see this. तो इससे गेस करते रहते हैं कि मेरे पास कितना पैसा है। अच्छी बात है, करते रहो। वेल्थ स्टेज साइलेंट। हाँ, एंड मनी शाउट्स। हाँ, मेक्स द नॉइस। मनी मेक्स द नॉइज। तो आप आराम से, यू डोंट नीड टू शो ऑफ, आप अपना स्टार्ट करो। दिस सोसाइटी विल ऑलवेज, आप अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करने जाओगे तो भी सोसाइटी तुम्हें गाली देगी, तुम्हें 10,000 रीजंस बताएगी कि क्यों तुम फेल होने वाले, ठीक है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू टेक एन एडवाइस फ्रॉम पीपल हु हैव नॉट डन इट। हाउ कैन यू, वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू बाय अ रोल्स रॉयस, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम समबडी ड्राइविंग अ मारुति। करेक्ट। जिसने रोल्स रॉयस चला ही नहीं है, वो तुम्हें कैसे एडवाइस दे सकता है तुम रोल्स रॉयस खरीदोगे? वो तो तुम्हें डिस्करेज ही करेगा ना। वो तो कहे मेरी मारुति मस्त है भाई, यही मिलनी चाहिए तेरे को भी, चल एक लेवल ऊपर चले जाना। बट यू आर ड्रीमिंग ऑफ समथिंग बिग, सो डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु हैव नॉट डन इट। एंड देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, दे वर ब्रॉट अप इन अ वेरी डिफरेंट टाइम। उनका सर्वाइवल का फाइट था। हमारे पेरेंट्स के लिए सर्वाइवल फाइट था कि भाई कैसे बस महीने का निकल जाए काम, वो फाइट था। हमारे लिए वो फाइट नहीं है। अगर आपके लिए वो फाइट नहीं है तो टेक लिबर्टी, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, लेवरेज करो। मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके। क्या होगा, आप निफ्टी 50 में पैसा डालोगे, आधा हो जाएगा ना। आपने 10,000 डालोगे, 5,000 हो जाएगा ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। करेक्ट। ठीक है, 10,000 डाल के 20,000 का तो नुकसान होगा नहीं, 10,000 डाल के 10,000 से ऊपर का तो नुकसान हो नहीं सकता, assuming निफ्टी 50 goes to zero, which is obviously not Not possible. not possible. हाँ, 10% नीचे कर गया, 20% नीचे कर गया, हो जाएगा, टाइम से रिकवर हो जाता है। एवरी टाइम द मार्केट्स हैज फॉलन, इट हैज राइजन। हाँ, द ओनली थिंग इज, विल इट राइज इन 1 year, विल इट राइज इन 3 years, विल इट राइज इन 5 years, वो हमें नहीं पता होता, बट विल कम बैक। इंसान और मार्केट दोनों को ऊपर जाना है, बोथ हैव टू गो अप। सर, हमारे पेरेंट्स एक रूकी स्टेज में थे, वेरेन वो घर चला लेते थे, बच्चे पाल लेते थे, घर खरीद भी लेते थे, और आज हम हमारी सैलरी से सब नहीं कर सकते, बिकॉज रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं, है ना। नाउ आई रेड दिस थ्योरी, वेयर आर द जेनजीज इन्वेस्टिंग, मतलब वो कहाँ पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे घर वालों ने जब घर खरीदा तो उनके लिए दिखाने के लिए होता था, लाइक यू सेड कि अरे वाह घर खरीद लिया इसने, तो घर खरीद लिया। नाउ सिंस वी कैन नॉट बाय दैट, बट वी नीड दैट वैलिडेशन, हमको भी वो चाहिए, तो हम क्या D2C चीज़ें जो मतलब जो ब्रांड्स होते हैं उन पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हम ये मैंने से वूप ले लिया या कुछ भी कर लिया। सो व्हाट आर द जेनजी, वेयर आर जेनजीज इन्वेस्टिंग? आपको क्या लगता है कि जेनजीज कैसे पैसे को मैनेज कर रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग? इसको देख के मत या तो ट्रोल हो जाऊंगा या पिट जाऊंगा, मतलब पता नहीं, कुछ तो होगा। जेनजीज डेफिनेटली दोनों, आप दोनों भी भरे हुए हैं जेनजीज इस टाइम पे। दोनों व्यू पॉइंट दे दो आप। देखो, मेरा पॉइंट मैं ऐसा नहीं है कि खराब और सही। आई बिलीव अ हेल्दी मिक्स ऑफ living your experiences and investments can be done at the same time. ठीक है, now if somebody goes overboard, अभी तुमने एक स्नीकर लिया हुआ है, अब तुम्हारा मन करता है 10 स्नीकर लेने का, तो then that is madness. That is the problem. That's the problem. If you take Air Jordans, I go Air Jordans, that's the problem. Is it my liking? Problem ये हो गई है कि हम ये भूल चुके हैं कि मुझे क्या चीज खुश करती है। मैं ये देख रहा हूं कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, उन्हें ये चीज खुश कर रही है, तो मुझे ये चीज खुश करेगी। क्लासिक एग्जाम्पल, एक लड़की मिली, कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट पे जा रही थी, वेरी गुड, मतलब लीड आर्टिस्ट का नाम बताओ, नहीं पता, टॉप 3-4 गाने बताओ, नहीं पता। क्यों जा रहे हैं? दोस्त जा रहे हैं। कितने की टिकट लिए? 50,000 की ब्लैक में लिए। और क्या मतलब है? विल यू एंजॉय दैट एक्सपीरियंस? नो। बैकस्ट्रीट बॉयज केम टू इंडिया, शायद आपने नाम सुना, नहीं सुना? अरे सुना है बिल्कुल। माई चाइल्डहुड फेवरेट्स। हाँ, आई वेंट फर्स्ट रो, पेड फुल मनी, बिकॉज दैट एक्सपीरियंस मैटर टू मी। मैंने उनको बचपन से सुना है, Correct. एक एक गाने का लिरिक्स याद है, एब्सोल्युटली गाया उनके साथ हमने, उसको एंजॉय किया, तो वो एक एक्सपीरियंस आपने उसके लिए चाहे एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर दिया कि भाई मैं पीछे भी रह सकता था 5,000 की टिकट, पर मैंने 25,000 की टिकट ली। क्यों? क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस मेरे लिए वैल्यूएबल था।
पीपल आर लिविंग अदर पीपल्स हैप्पीनेस, दे आर लिविंग ऑन बोरोड हैप्पीनेस. ये प्रॉब्लम है. तो करना क्या चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, कमरे में शांति से बैठो और याद करो आपको एक्चुअली आपको क्या चीजें खुश करती है. क्या आपको वो, मेरे जैसे हमारा एक स्टूडेंट था, उसको बाइक पसंद है, वो रॉयल एनफील्ड, तो उसको तो मैं रॉयल एनफील्ड मुझे खरीदनी है, तो मेरा 4,000-5,000 रुपए का उसका EMI आएगा, तो वो मैं कैसे भरूंगा? तो उसके लिए प्लान करो. मैं आपको ट्रैवल करना पसंद है, तो ट्रैवल के लिए प्लान करो साल भर के लिए. आपको यूरोप जाना है तो 3 साल का प्लान बना लो, यूरोप 3 साल बाद जाएंगे और इतना में प्लान. यू कैन अचीव ऑल योर ड्रीम्स इवन विद अ मीगर सैलरी. अभी शुरुआत में आपकी सैलरी 30,000, 40,000, 50,000 है, उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ यू ऑलवेज स्टिक टू कि भाई नया आईफोन आया तो ले लूं, ये कोल्ड प्ले आ गया तो भाग जाऊं, सब कुछ, मतलब यू कांट डू एवरीथिंग. फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ मनी, एंड लॉट ऑफ मनी विल नेवर कम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स. लॉट ऑफ मनी विल कम फ्रॉम योर एक्टिव इनकम. तो अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अपनी इनकम को डबल करो. लाख रुपए की करो, 2 लाख की करो, 5 लाख की करो. इनकम पे कोई कैप तो है नहीं, कितने की भी कर सकते हो आप. सो या तो आप इनकम बढ़ा लो, no problem, then everything can be accommodated. But if you are on a tight ship right now, then learn to budget. Learn to budget, learn to stagger your experiences. भाई आपके पास, see, remember you are gonna work for 30 years. 30 years में 50, हर साल 50 वीकेंड्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो आपको 1500 वीकेंड मिलेगा. आप चिंता मत करो, एक 10-15 चले गए ना तो जिंदगी खत्म नहीं हुई है. करेक्ट. ठीक है, तो आराम करो, शांति रखो, फोमो में मत आओ. ये इंस्टाग्राम पे मत जाओ, ये सारे पीछे रो ही रहे हैं इंस्टाग्राम वाले. सब दिखावे की जिंदगी है ना. हाँ, सब बहुत ज्यादा अंदर से त्रस्त है, खासकर जो दिखा रहे ज्यादा है. हमारे जैसे कुछ क्रिएटर्स हैं फाइनेंस वाले जो जनरली मनी की बात करते हैं, बट जो शो बिजनेस में है उनका बहुत बुरा हाल है. And I know personally a lot of them, you would be knowing a lot of that. Yes. They are not in the best of their state, even mentally or financially, both. ठीक है, तो आप don't chase them, they are not the right target to chase. ठीक है, right target to chase is what is making you happy, right? Those things. और लिव दोज एक्सपीरियंसेस एट दैट टाइम यू स्पेंड. उसके लिए आप बजट कर दो, कोई चक्कर नहीं है. अब आपको बाइक लेनी है तो बाइक लो ना, अच्छी बाइक लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, दैट्स नॉट गोना. एब्सोल्युटली राइट. और सर एक और चीज़ इसमें आती है कि अब जैसे हमने जेनजी की बात कर ली, चलो, बट एक सबका टाइम फ्रेम होता है. मतलब सब एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को इतने तक ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. एंड व्हाट आई बिलीव इज कि मैंने जब मेरा टाइम फ्रेम बनाया था तो मैंने सोचा कि मैं 30s तक आई विल इन्वेस्ट इन माई स्किल्स एंड एवरीथिंग. बट वो भी चेंज हो गया बिकॉज अभी आपने चीज़ बोली कि आप लर्न कीप लर्निंग बिकॉज यू आर लर्निंग, राइट. उसके बाद यू सेटल योर पेरेंट्स, उनके रिटायरमेंट के लिए प्लान करो, एंड देन यू बाय अ हाउस. फिर उसके बाद आपके बच्चों का एजुकेशन आ जाता है, मैरिज आ जाती है, एंड देन यू रिटायर. तो डू यू हैव दैट, मतलब आप तो रिटायर हो चुके हो, बट डू यू हैव दैट प्लान इन माइंड फॉर समवन? मतलब अगर कोई के राइट प्लान क्या होता है, क्योंकि 20 की एज में लोग ऐसी चीज़ें चेस करने लग जाते हैं जो 40-50 पे मिलती है. व्हाट इज लाइक. देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका. मैंने एक बार एक रेडिट पे पोस्ट पढ़ी थी एक लड़के की जिसकी तनख्वाह अच्छी थी, आई थिंक 75,000 80,000 अ मंथ थी, एंड ही मेड अ प्लान फॉर 30 years. एंड इन दैट प्लान ही हैड अ रोल्स रॉयस आल्सो, ही डज 7 crore हाउस आल्सो. अब आप सोचो, एक उससे क्लियर था उसका कि इस साल मैं 70,000 पे हूँ, फिर मेरी इनकम इतनी हो जाएगी, फिर मेरी इनकम इतनी हो जाएगी. सी, द बेस्ट पार्ट अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग इज इट गिव्स योर मनी अ पर्पस. आज मैं किसी से भी पूछूं कि भाई आपका गोल क्या है, तो इसे पता नहीं होता. इट्स लाइक, लेट्स से यू आर स्टैंडिंग इस बिल्डिंग के नीचे खड़े हो और अब गूगल मैप को बोलो कि मेरे को जाना है, तो गूगल मैप पूछेगा ना कहाँ जाना है. आप बोलो नहीं जाना है, बस जाना है, तो उससे जवाब नहीं मिलेगा ना. जब तक आप कहाँ जाना है नहीं बताओगे, तब तक आप वो रूट कैसे देगा आपको. तो टू गेट द रूट यू नीड टू नो द लोकेशन, you need to know your goal, you need to know your end destination, and then plan for it. पॉइंट क्या है, अभी समझो आपने आपका सारे गोल्स बनाओ, अच्छे से बनाओ. 5 साल बाद ये, 7 साल बाद ये, 10 साल बाद ये, सब कर लो अच्छे से. नाउ यू रिवर्स वर्क ऑन योर एसेट एलोकेशन एंड से कि मैं इतना रिटर्न्स मेरे को मिलेगा, इतना मेरे को SIP करना है. फॉर एग्जाम्पल, आपका सारे गोल्स के लिए SIP आ रहा है 60,000 रुपीज पर मंथ. आपकी इनकम अभी है 60,000 रुपीज पर मंथ. सो विल इट बी पॉसिबल टू डू इट? नो, नॉट पॉसिबल. तो अब आपको क्या करना है? अब कंपाउंडिंग का रूल 3 चीजें कहता है. कंपाउंडिंग कैसे होती है? A is equal to P into 1 plus R raised to N. बचपन में सीखा था सबने ये फॉर्म. बराबर. 3 things: how much you invest, how much it returns, for how long you invest. How long. ठीक है. Returns not in your hand. करेक्ट. तो उसको तो आप कम से कम कंजर्वेटिव मानो. ठीक है. अब मैं कोई गोल नहीं अचीव कर पा रहा हूं, तो मेरे को क्या करना होगा? या तो मुझे N को इंक्रीज करना पड़ेगा, या मुझे P को इंक्रीज करना पड़ेगा. P में इंक्रीज नहीं कर पा रहा हूं, N में इंक्रीज करना नहीं चाहता हूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी. सिंपल. तो दिस गिव्स यू अ क्लियर रोड मैप कि देखो, मैं या तो मैं इनकम नहीं बढ़ा सकता, तो मेरा N जो है वो बढ़ेगा.
तभी जाके मेरा गोल अचीव होगा। पर मेरे को एनबी नहीं बढ़ाना और मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर क्या, तो मेरे को सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। अब मेरे को इनकम को कैसे 60,000 से 1,20,000 करूं, इस पे फोकस करना है। अब इसके लिए क्या करना है, लुक एट समबडी हु इज मेकिंग 1,20,000 अ मंथ, ही इज नेक्स्ट टू यू, ही इज योर बॉस, ही इज योर कॉलीग, लुक एट हिम and ask how is he making 1,20,000 a month, what skill does he have different which makes him 1,20,000 a month, chase that ना। जेलेसी लेके क्या करोगे, तो 1.25 लाख रुपए महीना कमा रहा है, अच्छा कैसे कमा रहा है भाई, क्या स्किल है इसमें एक्स्ट्रा, किस बात का पैसा डलता है इसको, राइट दोस थिंग्स डाउन, वर्क ऑन इट, अचीव इट, इट्स एज सिंपल, इट गिव्स यू अ प्लान। पर क्या प्रॉब्लम है ना, लोगों को अपने ऊपर मेहनत नहीं करना। ऑफिस से जाएंगे 5 घंटा नेटफ्लिक्स देख लेंगे, लाश की तरह पड़े होते हैं बेड के कि चलो बैठेंगे नेटफ्लिक्स देख लेंगे, बट 1 घंटा खुद के लिए नहीं निकाल सकते। दैट्स द सैड। सर मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था कि आपने जैसे बोला कि मैं आज भी 5% आई इन्वेस्ट इन लर्निंग्स एंड ऑल, लोगों को 199 रुपीज़ का कोर्स बेचने जाओ ना तो वो नहीं खरीदते, बोलते हैं पैसा वेस्ट है, पैसा वेस्ट है। तो मतलब आप 200 रुपये का तो कॉफ़ी पी जाते हो आजकल बाहर जाके, तो व्हाट इज़ 199 रुपीज़, मतलब you should invest in yourself. Absolutely. You should make it a point to watch one webinar every week. 4 हफ्ते है ना, तो 4 वेबिनार देखो अपने एरिया ऑफ कंसर्न का। ऐसा नहीं है आप समझो आप एआई वाले जॉब में हो या फिर टेक्नोलॉजी वाले जॉब में हो और आप कुकिंग का वेबिनार देख रहे हो, वो नहीं करना है। आप अपने गोल के हिसाब से देखो, आपको क्या सीखना है, आपको क्या चीज आरओआई देगी। एंड आई विल टेल यू एन एग्जांपल हियर, वेरी गुड एग्जांपल, यहां से याद आया मेरे को। देयर वाज एन MIS एग्जीक्यूटिव हु यूज्ड टू वर्क विद मी। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो एक्सेल पे रिपोर्ट। अच्छा हाँ गॉट इट ओके। सो दिस चैप यूज्ड टू मेक सम 18,000 रुपीज पर मंथ सैलरी। छोटे गांव से था। एक दिन नाराज होके आ गया कमरे में, बोला सर मेरा ना 18,000 रुपये में काम नहीं चल रहा। मैंने तो मतलब मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। मैंने व्हाट विल यू डू एक्स्ट्रा फॉर दिस। बोला नहीं सर मेरे को मिलना चाहिए, मैं कम मतलब मेरा घर नहीं चल रहा। मतलब दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। उसको बैठ के समझाया, मतलब देख जब तक तू वैल्यू ऐड नहीं करेगा तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा 18,000 में, मेरे पास एक और ऑप्शन है, मतलब तू अपनी वैल्यू बढ़ा। एंड टू हिज क्रेडिट दिस गाय स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज एक्सेल शीट्स skills, he started on learning dashboard, सब कुछ किया उसने। और जो कोर्स उसने किया उसमें उसको ये भी सिखाया कि अपने आप को एज अ फ्रीलांसर कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, ये सब कुछ सिखाया। इन समवेयर अराउंड 8 to 10 months आफ्टर, मतलब जब वो कोर्स खत्म कर दिया उसने, he started his own YouTube channel, जहाँ पे वो एक्सेल हैक्स बताता था। धीरे धीरे वो चैनल चल पड़ा। He listed himself on these freelancing platforms, Contra, Freelancer, Fiverr, ये सब पे उसने Upwork, इन सब पे लिस्ट कर दिया। Today the situation is, he has a course on Excel which is worth 3,000 rupees. Okay. And organically through his YouTube channel, he gets a batch of 80 students per month. Okay. Which is 2,40,000 revenue. Apart from that, जो उसने वहाँ पे अपने आप को लिस्ट करा के रखा है, वहाँ पे वो इंटरनेशनल टास्क असाइनमेंट्स उठाता है, क्या पे उसको महीने का $1,000 मिल जाता है, another 80-90,000 rupees. Give or take, he's making 3 lakh rupees a month. With me, he was working 250 hours. Right now, he's working 50 hours. And all this transformation has happened in how much time? 18 to 24 months. तो आप थोड़ा टाइम दो, अपना गोल बनाओ, लर्निंग लो, उसको इम्प्लीमेंट करो, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। पर आप अगर ये एफर्ट लेना ही नहीं चाहते, आप मिस्टेक्स करना ही नहीं चाहते, आप मिस्टेक्स हर जगह और करोगे। आईफोन ले लोगे 4,000, 6,000, 7,000 के EMI पे, पर 4 वेबिनार देखो, आपने कहता 4 वेबिनार देखे, चारों ही नहीं अच्छे थे, अगले महीने फिर से 4 देखो, 800 रुपए तो गया। वो तो एक बार में रिटर्न निकल जाएगा, वो तो एक ही बार में रिटर्न निकलेगा। जो नॉलेज तो एक ही बार में दे देती है। यही तो लोग नहीं समझते हैं सर। वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का वेट कर रहे हैं, वो क्रिप्टो का वेट कर रहे हैं कि मैं कैसे क्रिप्टो में पैसा डालूं और वो 100x हो जाए, 200x हो जाए, कोई ऑप्शंस खरीद लो, कोई पुट खरीद लो, कोई कॉल खरीद लो और मेरा पैसा 10x हो जाए। दैट्स नेवर गोना हैपन माय फ्रेंड, नेवर गोना हैपन। द ओनली थिंग व्हिच विल 10x योर इनकम इज योर स्किल, और कुछ नहीं। करेक्ट। चलो सर, स्किल पा भी ली, कमाना शुरू भी कर दिया, अब आप क्या फ्रेमवर्क यूज करते हो इन्वेस्टिंग के लिए? इट्स वेरी सिंपल। पर पर्सनल फाइनेंस के ना 4 पिलर्स है, and I call them the BEII pillars. BEII, okay. Which is B stands for budgeting. So budgeting gives you an overview of how much you're spending, how much your income. तो उससे clarity आती है. What is your net worth? What are your assets? What are your liabilities? तो आपको clarity मिलती है कि where you are today. E stands for emergency fund. So even immediately after budgeting, you should have your emergency fund, which is 6 months of your expenses in a bank account. Okay. FD में डाल दो. Third, I stands for insurance. Have your health insurance immediately. And if you have liabilities like आपके शादी हो चुकी है, घर है, बच्चे हैं, तो take an insurance, life insurance, term insurance.
And then comes investment. After you've done this, then comes investment. People start with investment, but first you have to do this. That's your first 3 steps. तो investments आपको इसके बाद करना, and investments should be goal based and spends should be rule based. Expenses should be goal based. No, Investment should be goal based. Expenses should be rule based. ठीक है. रूल होना चाहिए एक्सपेंस का कि मैं इससे ज्यादा नहीं खर्चूंगा. ये जो यूपीआई आ चुका है ना, टिक 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 टिक, उसने सबको बर्बाद किया. गूगल का पैसा है वो. हाँ, उनको लगता है कि यार मतलब गूगल दे रहा है पैसा या फिर फोन पे दे रहा है आपको. वो लोग नहीं दे रहे यार. तो ये जो फोन पे गूगल ने आपके पैसे खर्च करवा रहा है ना, उससे बचो. और उसके लिए आप एक बैंक अकाउंट सेपरेट बना लो, एक्सपेंसेस अकाउंट सेपरेट बना लो, और उससे अपने यूपीआई को लिंक कर लो. डोंट एवर लिंक योर यूपीआई विद योर मेन अकाउंट. एक्सपेंस अकाउंट. मेन अकाउंट. हाँ, करेक्ट. नेवर एवर लिंक इट विद दिस. मेक अ सेपरेट एक्सपेंस अकाउंट फॉर यूपीआई एक्सपेंस. तो सॉरी टू कट यू हियर. 2 चीजें पूछनी है. एक तो कितने बैंक अकाउंट आप यूज करते हो टू मैनेज योर फंड्स, और फिर उसके बाद मैं इमरजेंसी फंड वाले क्वेश्चन पे आता हूँ. First is I use 3 bank accounts. Same. First is our income account. Correct. Second is our investment account, and third is our expense account. सर सेम टू सेम. मेरे से पूछ के गया. ऐसा भी है. He's also very good finance. बट चलो, मतलब अच्छा लग रहा है कि सर आपसे मेरी मेंटालिटी मीट हो रही है. तो I think that's the easiest way. It's very Easiest simple. But don't use your warehousing account for everything. मतलब which is your income account है ना, उसको बिल्कुल separate कर दो. तो ताकि अपन टच ना करें उसको. हाँ, मतलब यहाँ पे एनीवन कैन, यू नो, वो जो कौन सी रिच डैड पुअर डैड बुक थी, उसमें जो बताया गया था कि पे योरसेल्फ फर्स्ट. Yes. वो फंडा यहाँ पे लग जाता है. पहले आपके पास इनकम आई तो आप अपने लिए पहले बचा के रखो, इन्वेस्टमेंट दो, फिर उसका एक्सपेंस अकाउंट में भरो पैसा. भरो और उसको यूपीआई से लिंक. एग्जैक्टली एब्सोल्युटली सर. दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि सर सब लोग यही बोलते हैं कि यार इमरजेंसी फंड 6 महीने का होना चाहिए, है ना. ये तो ठीक है, थंब रूल बन चुका है. व्हाट इन योर एक्सपीरियंस शुड, मतलब देखो ऐसे खुदा ना खास्ता की ऐसी सिचुएशन आए कि हमें इमरजेंसी फंड में टैप करना पड़ेगा, हमारे पास इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है. बट हैव यू सीन एनी सच सिचुएशन कि जहाँ पे 6 महीने भी कम पड़ रहे हैं, या 6 महीने इज नॉट द आइडियल? बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज कि 9 महीने तो 9 महीने से 1 साल का तो होना ही चाहिए. एंड दैट टू बेस्ट चीज़ जो मैं करता हूँ, अपना जो ये वो डिपॉजिट होता है ना, कौन सा, अरे मैं नाम बोल, एफडी का कौन सा वाला होता है, फ्लोटिंग नहीं, समझ गया, वो जो स्वीप इन वाले में. व्हाट इज, मैं आपको इसका ना बड़ा सरल एग्जांपल देता हूँ. जितना बड़ा हवाई जहाज होता है ना, उतना ज्यादा उसको रनवे चाहिए होता है. ठीक है, अरे बहुत बढ़िया. तो अगर आप समझ गया मैं. बड़ा समझाओ. अब A380 है, उसको 1 किलोमीटर पे तो तुम उड़ा नहीं सकते, उसको तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चाहिए भाई. So if your family is big, you have more expenses, then try to have at least a year into play. Second, sometimes emergency fund has to be planned. Let's say आप नौकरी कर रहे हो and after that you want to go for a 2-year MBA. तो वो 2 साल शायद आपकी इनकम नहीं होने वाली, but you have a family. तो आपको फिर 2 नहीं 2.5-3 साल के लिए प्लान करना चाहिए. Then you need to have 3 years money standing for them so that they can use it. So it is very subjective. 6 months हम क्यों कहते हैं कि bare minimum है? क्योंकि 6 months is enough to figure out a new job. It's enough, enough to figure out a new skill. It's enough. हमने तो कोविड देखा, कोविड भी 2-3 महीने में खत्म हो गया था. मतलब लाइफ थ्रेटनिंग Disease. इवेंट was over within 3 months. तो हम 6 months को फेयर मानते हैं. बट ऐसा नहीं है. मतलब ये थोड़ा सा देखिए, हमारे जो रूल्स होते हैं ना, वो जनरली जेनरिक होते हैं, बट हर जन की स्पेसिफिक कंडीशन के लिए पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस. सब्जेक्टिव है वो. हाँ, मतलब अपना पर्सनल सिचुएशन है. कुछ लोगों को लगेगा कि मेरे पास 18 मंथ्स तो मेरे को दिखना ही चाहिए, तभी मेरे को कंफर्ट आता है. ठीक है, कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी होंगे, बोलेंगे मेरे को 1 भी महीना नहीं चाहिए, वो गलत है. ठीक है, तब कितने भी बड़े खतरों के खिलाड़ी हो, फिर भी 6 महीना हो रहा है. आपने सही चीज़ बोली. पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल, बिकॉज व्हाट पीपल डू इज कि आज संजय सर 50,000 के SIP कर रहे हैं, तो मैं भी 50,000 के SIP कर लेता हूँ. मैं भले 80,000 रुपये कमा रहा हूँ. देखा क्योंकि क्या होता है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बताते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, उस हिसाब से डॉक्टर सोल्यूशन देता है. वैसे इफ यू गो टू अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से आपको सोल्यूशन देगा. एंड दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड. अभी क्या होता है, जैसे हम जब बात कर रहे हैं तो हम जेनरिक ऑडियंस के लिए बात कर रहे हैं. वी नो आवर ऑडियंस is somebody who's young, who's starting out, और उनकी सैलरी शायद अभी कम होगी, धीरे धीरे वो ग्रो करेंगे. बट देन वी हैव पीपल हु कम टू अस विद वेरी सिग्निफिकेंट मनी एंड दे विल से कि सर मैं घर लेना चाहता हूँ. तो ठीक है, मैं बोलूँगा ले लो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं. बोला सर वो वीडियो में तो आप मना करते थे. दैट्स व्हाई आई रेज दिस क्वेश्चन. और इस पे बाय और रेंट वाली पोजीशन भी फिर ऐसी हो जाती है कि क्या करना है, बाय करना है, रेंट करना है. जो बोल रहा है बाय कर रहा है, शरण बोल रहा है रेंट कर. सर अभी आपने बोला था कि पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल दैन इट इज़ फाइनेंस, राइट? तो इसी में इंटरनेट पे ना बहुत मतलब भसड़ मची रहती है. कमेंट्स में आप देखते हो कि यार ये रूल हर किसी पे, जो रूल्स है, जेनरिक रूल्स है जो फाइनेंस के, वो हर किसी पे अप्लाई नहीं होते हैं. एंड सेम इज द डिबेट विद बाय एंड रेंट. ठीक है, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक.
who should buy and who should rent according to you? देखिए, बाय इट्स अ वेरी इमोशनल डिसीजन एंड मेरे कुछ रील्स को काट के जो है वो ऐसे सर्कुलेट किया कि आई एम ओनली इन फेवर ऑफ रेंट. ऐसा नहीं है. आप हाँ, okay आई एम इन फेवर ऑफ कंफर्ट. okay फॉर एग्जाम्पल, पीपल व्हेन दे बाय अ हाउस दे ओनली फैक्टर EMI एज अ कॉस्ट कि भाई मेरी EMI एक आएगी 40,000 50,000 जो भी आएगी, बट EMI इज नॉट दी ओनली कॉस्ट. एक कॉन्सेप्ट होता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, विच मीन्स योर EMI, योर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, योर मेंटेनेंस एक्सपेंस. बॉम्बे आप आ जाओ, एक सोसाइटी में एक घर का मेंटेनेंस 25-25 हजार रुपए महीना है. अच्छा ठीक है. और छोटे शहरों में भी हो सकता है 5,000 होगा, 6,000 होगा, 8,000 होगा. NCR इज ऑल्सो 10,000 प्लस ऑन ऑल अपार्टमेंट्स, मतलब जहां भी बड़े अपार्टमेंट्स. Okay. तो ये भी तो खर्चा है ना. वंस यू गेट इन यू हैव टू पे दिस. तो ये 3-4 एक्सपेंसेस जो हैं जो घर चलाने के लिए आपको मिनिमम चाहिए, विच इज EMI, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेड. ये 4 एक्सपेंसेस को आप जोड़ लीजिए एंड जो भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो, यू कैन कीप सम बजट एवरी मंथ फॉर इट. ठीक है. ये जो है दिस शुड बी कंसिडर्ड एज योर EMI. EMI इज नॉट EMI, दिस इज योर EMI. बट सर घर रेंट पे मतलब ओन करके भी नहीं ना, हम मतलब रेंट पे रहते हैं तो भी तो खर्चे है ही नहीं सारे. हाँ, बट जब आप देखो, अभी क्या है कि आप अपने इनकम का एक परसेंटेज EMI के नाम पे रखते हैं, पर लोग EMI के बाद ही एक्सपेंसेस भरते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते. क्या करेंगे वो, क्या करेंगे, 50% ऑफ देयर इनकम दे विल टेक एज EMI. उसके ऊपर ये एक्सपेंसेस आ जाते हैं तो वो देन इट बिकम 70%. हाँ. फिर वो दुखी हो जाते हैं कि पैसे नहीं बचे हमारे पास. हम तो यंग थे, हमारे को तो घूमने जाना था, हमारे को तो फिरने जाना था, और यहाँ 70% पैसा इसमें जा रहा है. मैं ये कह रहा हूँ पहले दिन प्लान कर लो. एज आई सेड, दिस इज योर फर्स्ट सैलरी, नॉट योर लास्ट सैलरी. तो आराम से प्लान कर लो, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देख लो. अगर आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपकी इनकम के 40% से नीचे आ रही है तो बी हैप्पी, देन यू कैन टेक अ हाउस. कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई सही डिसीजन गलत डिसीजन नहीं है, इट्स अ पर्सनल डिसीजन. ठीक है. अगर वो आदमी पैसा बना के घर नहीं ले रहा और उसके फैमिली खुश नहीं है इस बात से, तो उस पैसे का कोई मतलब ही नहीं है. और अगर वो घर ले रहा है और वो खुश नहीं है क्योंकि उसको EMI बहुत भरनी है, तो भी मतलब नहीं है. यू कांट बी अनहैप्पी इन अ हाउस जस्ट बिकॉज इट्स योर्स एंड स्टिल नॉट योर्स, इट्स द बैंक्स हाउस टिल द टाइम यू पे इट ऑफ. तो बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स कर लो, डिसीजन आपका है. उसके बाद अगर आप नहीं लेते हो कि आपके पास ताकत भी है और नहीं ले रहे हो, तो मतलब आपने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं अपने पैसे को कहीं और बेटर यूज पे डाल सकता हूं. बिकॉज ये याद रखना, घर को या तो घर की तरह लो, ठीक है, घर को इन्वेस्टमेंट की तरह मत लो. लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं, आज हम ले लेंगे, 2 साल बाद ये 10 साल बाद ये डबल भी हो जाएगा. अरे भाई, ये डबल होगा तो अगल बगल वाले सब कुछ डबल हो जाएगा. बराबर. आज 2 बेडरूम डबल होगा तो 10 साल बाद 2 बेडरूम भी डबल होगा, 3 बेडरूम भी डबल हो जाएगा, उसकी भी वैल्यू डबल हो जाएगी. तो हाउस इज अ रिप्लेसमेंट एसेट. तो जब भी आपको अपग्रेड करना होगा तो आपको नए भाव पे करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप ओल्ड भाव पे आपको मिल जाएगा. बराबर. कि आप अपना तो महंगा बेचोगे, आपको जो नया मिलेगा वो सस्ता मिल जाएगा. दैट विल नॉट हैपन. सो बहुत सिंपल है, इट्स योर डिसीजन. बट मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द अपार्टमेंट should be less than 40% of your take home income. If it suffices, you will be happy in that house. अभी सर यही मतलब आपने घर का एग्जांपल है, मैं कार का एग्जांपल बताता हूँ. मेरे भाई ने, कज़न ने कार ली, 25,000 की EMI आ रही है. अब पेट्रोल 8,000 का लग रहा है, तो ही इज़ वेरी अनहैप्पी कि जो बजट सोचा था कि 25,000 का लगेगा, वो अब 32-33 हज़ार जा रहा है. उसमें इंश्योरेंस रिन्यू, हाँ, सब कुछ वही वही. कभी टायर फट जाएगा, कभी कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा, कभी कुछ होगा, तो ये सब आपको फैक्टर करना पड़ता है. और इसलिए फोकस ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड डोंट कॉल इट एन इन्वेस्टमेंट. इट्स अ हाउस. If it's an investment, then it has to give you returns, it has to give you cash flow. तब आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी. पर घर को फिर घर बोलो, इन्वेस्टमेंट मत बोलो. बट सर एक ही क्वेश्चन भी रहता है ना कि इफ समवन इज चेंज, अब वो आ जाता है सब्जेक्टिव, कैसे कि अभी कोई 30 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है, तो वो 30 साल का है तो करियर बहुत बड़ा है उसका, इधर उधर घूमता रहेगा, तो उसके लिए बाय डिसीजन इज नॉट राइट, तो वो रेंट करता चले. कोई ऐसा है जो सेटल होना चाहता है, तो उसके लिए फिर बाय इज एन ऑप्शन कि हाँ जीवन भर वहीं रहना है तो तुम ले लो, काइंड ऑफ अ थिंग, है ना. अब सर इसमें एक और क्वेश्चन जैसे आता है कि इसका मैं आंसर सिंपल कर देता हूँ कि इफ योर व्यू इज लेस देन 5 to 6 years इन दैट लोकेशन, डोंट बाय. अच्छा. अगर आपका 5-6 साल से ज्यादा का व्यू है कि मैं इस लोकेशन में रहने ही वाला हूँ, आइडियली 10, बट अगर 5-6 साल भी है तो आप देन यू कैन बाय. अच्छा सर, जैसे आप व्हाट्स योर एज, अगर आप 41, ठीक है, अभी हम छोटे हैं, हमें पता नहीं कि जो हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं वो क्या एक्चुअल में वर्क करती है कि नहीं, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपको घर लेना है तो वो EMI और रेंट का डिफरेंस देख लो, जो बैलेंस बचा है उसको इन्वेस्ट कर दो, फिर 20 साल बाद वही उससे तुम घर खरीद लेना. तो क्या ये चीज़ें होती हैं, आर दीज रियल? बिल्कुल होती है.
अच्छा बिल्कुल होती हैं। और क्यों होती हैं? बिकॉज अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अमिताभ बच्चन जी का भी एक आर्टिकल है, ही बॉट अ हाउस इन 2013 फॉर 8 crore rupees एंड ही हैज सोल्ड इट इन 2025 फॉर 12 crore rupees। बराबर ये पेपर पे है। अगर आप इसका CAGR निकालोगे तो 3%। 3% है। ठीक है। बट इसमें मेरी रिसर्च के हिसाब से, क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे इतना पता है कि वो थोड़ा ऊपर नीचे है कुछ उसमें, तो यू कैन ऐड अनदर 2-3% फॉर दैट। तो जैसे हम प्रोपोनेंट्स कहते हैं, तो वो उस पर आप जोड़ सकते हो, और 2% का रेंटल जोड़ सकते हो, तो 8% का फिर भी उनको रिटर्न बना है। बट द सेम 8 crores if invested in Nifty 50 at that time would have become 48 crores today. 6 times in a span of 13 years. ठीक है। इक्विटी से बड़ा मल्टीप्लायर नहीं है कोई। और एक चीज याद रखना, अगर घर का भाव इतना बड़ा है ना, तो इक्विटी उससे ज्यादा ही बढ़ती है, बिकॉज रियल एस्टेट मार्केट चेजेस द इक्विटी मार्केट। ओके इक्विटी मार्केट से जब बड़ा पैसा बनता है तो आदमी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। अच्छा एंड इसलिए आप देखना कि 2020 में पहले 2 साल 3 साल मार्केट भागी, फिर रियल एस्टेट ने चालू किया भागना 2022 2023 के आसपास से। क्यों? क्योंकि तब तक मोटा पैसा बहुत लोगों को बन चुका था। उन्होंने सोचा अब हम रियल एस्टेट में इसको इन्वेस्ट करते हैं। और ये आप पिछले कहीं भी कितने भी साइकिल्स जाके देख लो, जब इक्विटी मार्केट भागी है, रियल एस्टेट हैज फॉलोड इट। तो अगर रियल एस्टेट ने इतने साल में इतना रिटर्न दिया, तो इक्विटी मार्केट जनरली उससे ज्यादा रिटर्न देगी। अच्छा हाँ, अब रियल एस्टेट कहां इक्विटी मार्केट को बीट कर सकता है, वो है कि अगर आप रियल एस्टेट को स्पॉट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन अपकमिंग एरिया जहां पे आपने कोई लैंड ले लिया। सी, अपार्टमेंट्स में क्या होता है ना, अपार्टमेंट्स डेप्रिशिएट हो जाते हैं। सब न्यू सोसाइटी विल कम विच विल बी बेटर देन द ओल्ड सोसाइटी, इट विल हैव मोर एमिनिटीज, ब्ला ब्ला ब्ला। प्लॉट में ऐसा नहीं हो सकता। लैंड इज वेरी वेरी स्कार्स, गोल्ड, दैट्स अ इररिप्लेसेबल लोकेशन। अगर आपके पास इररिप्लेसेबल लोकेशन पे लैंड है, प्लॉट है, तो उसकी वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट करती है। बराबर। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है और रियली आपको साइजेबल ग्रोथ चाहिए उसमें, तो इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ रियल एस्टेट। पर उसमें प्रॉब्लम है, पहले तो आपको पता होना चाहिए वो लोकेशन के बारे में, फिर आपका कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज लैंड में कब्जा भी हो जाता है। तो इट कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ रिस्क्स। इट इज इलिक्विड, यू कांट सेल इट इमीडिएटली, तो वो रिस्क है, फिर आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपना। बट दिस इज हाउ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग वर्क्स। इट डजंट वर्क ऑन द सिस्टम कि आपने कोई अब आप सोचो 8% का तो लोन था, तो यानी आप तो लोन को भी ब्रेक इवन नहीं कर पाए। एंड आई एम टॉकिंग द हाउस विच ही बॉट हैज बीन इन वन ऑफ द मोस्ट prominent societies which has the highest price today in Bombay. yes तब यह हाल है। अगर आपने कोई नॉर्मल बिल्डर के यहाँ ले लिया होता, सोचो क्या हाल होता। सो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग इज वेरी ट्रिकी, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इट इज ओपेक एज अ मार्केट, आपको ब्रोकर चला सकता है, घुमा सकता है। हमारे स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता। सर, अब इक्विटी की बात हुई है, तो इफ हाइपोथेटिकली समवन वांट्स टू रीच 100 crores, हाउ शुड वी डू? चलो 100 crores में 10 crores बता दो। आई थिंक 10 crores तो चाहिए। नहीं, देखिए, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए तो आपको बड़ा टाइम देना पड़ेगा, या फिर बड़ा पैसा डालना पड़ेगा। अगेन एज आई सेड, इट ओनली फैक्टर्स ऑन आपको कितना पैसा डालोगे, कितनी देर के लिए डालोगे। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम अ जर्नी विच इज 20,000 rupees a month. If you compound it for 20 years at 12%, आप करते हो तो ये 2 crores के आसपास आता है। ओके, ठीक है। अगर आप स्टेप अप कर दोगे 10%, तो ये उतने ही टाइम में 2 crore की जगह 4 crore बन जाता है, डबल हो जाता है। स्टेप अप बाय 10%। स्टेप अप बाय 10% कर देते हो तो ये 4 crores बन जाता है। ठीक है। अब आप ये समझो कि इसके बाद जो अगला 4 crore आएगा ना, दैट विल कम इन अ स्पैन ऑफ ओनली 4 to 5 years। जल्दी आ जाएगा। हाँ, मतलब आपने 4 crore के लिए 20 साल वेट किया है, अगला 4 crore सिर्फ 4 या 5 साल में आ जाएगा। अब 8 crore हो गया, अब अगला 8 crore 4-5 साल में आ जाएगा, तो 16 हो गया। तो ये जो डबलिंग है ना, बहुत मजेदार चीज है। सो लेट्स से यू हैव 1 crore टुडे एंड इट डबल्स एवरी 5 years, which is 14% CAGR, एंड यू हैव 30 years विद यू, तो कितना पैसा बन जाएगा वो? कितने थे अपने पास? 1 1 crore था। हाँ। 30 साल का टाइम है, हर 5 साल में डबल हो रहा है। हाँ। तो कितनी बार डबल होगा? 6 बार हो 6 जाएगा। टाइम डबल होगा। तो कितना हुआ? 2 into 6 2 into 6 नहीं, 2 raised to 6 and 2 raised to 6, 32. my friend, is 64. 64। ओके, हाँ, 2 to 5 is 32 हाँ। and this is 64. तो 64 crores आपके पास होगा in a span of 30 years without you doing anything. आपको 63 crore सिर्फ वेट करने का मिला है।
सर You have just waited. 1 करोड़ का लोन मिल सकता है हमको 30 साल बाद दे दूंगा ये तो मेरी स्कीम चला रहा है. नहीं ठीक है सर. अभी तो चलो हमने ये बात कर ली 20,000 से इन्वेस्ट करो, जितने से इन्वेस्ट करो. लोग जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं 25-30 में टू बिल्ड रिटायरमेंट कॉर्पस. बट व्हाट इफ समवन इज लेट? जैसे आपने बोला कि कोई रेस पीछे से शुरू करते हैं, है ना. अब पीछे से शुरू कर रही, उन्हें रेस शुरू करी, सारे लोन्स पे ऑफ करे, नाउ दे आर, उनका सरप्लस बच रहा है टू इन्वेस्ट, राइट. देयर इन देयर 40s और 50s, तो भी क्या रिटायरमेंट कॉर्पस हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं. कैसे बना सकते See, देखिए, अगर वो 40s-50s में आ गए तो एक तो उनकी इनकम बढ़ चुकी होगी, एक उनके लाइफ के बहुत सारे गोल्स अचीव हो चुके होंगे, एक उनके एक्सपेंसेस खत्म होने वाले होंगे, जैसे बच्चों की पढ़ाई खत्म होने वाली होगी, ये सब खत्म होने वाला होगा. उन्होंने घर अगर पे ऑफ कर दिया तो एक एसेट क्रिएट हो गया एक तरीके से, मतलब एटलीस्ट एक रेंटल लायबिलिटी माइनस हो चुकी है उनकी, तो वो पैसा उनके पास अवेलेबल होगा. देन दे हैव टू पुश एज मच मनी एज पॉसिबल इनटू दिस पर्टिकुलर गोल. बट द क्वेश्चन इज वेयर, बिकॉज जितना आप अपने गोल के पास हो उतना आप सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना. अगर कोई 40 करोड़ 50 तक होना चाहता है, you need to keep a 10-year window with you, and in that 10-year window if you invest, you can invest 80% in equity, 20% in debt and gold. तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो. इक्विटी में भी अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आता तो स्टिक टू अ फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, निफ्टी 500 काइंड ऑफ अ मॉडल. उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपको एक ठीक ठाक रिटर्न्स बना के दे देता है. सी, डोंट चेज रिटर्न्स, इट्स नॉट अ विनेबल गेम. बस अब मैं इसको इतने से ही बोलना चाहूंगा. हाँ, एक ही चीज याद रखना कि 3 साल से नीचे अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो इक्विटी में मत आना. इफ योर गोल इज जस्ट 3 years अवे, तो डोंट कम टू इक्विटी मार्केट्स. इट्स वेरी अनस्टेबल. अच्छा, ये गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? हाँ, गोल बेस्ड में होता है कि 3 साल से नीचे वाले में तो आप कभी इक्विटी में आते ही नहीं, आप डेट में रहते हो हमेशा. तो सर वो अपना पोर्टफोलियो कैसे एलोकेट करते हो एट द एज ऑफ 40? इक्विटी, गोल्ड एंड ऑल दोस थिंग्स. So we have a very unique mechanism of thing. So one is our SIP goes, वो जाती है, मतलब जितना जाना है Fixed. वो जाना ही है. हाँ, मतलब there is no compromise there. Then we have something known as sip on dip. सिप ऑन डिप, ओके. So which is an opportunistic buying. So हमने स्लैब्स बनाए हुए हैं, जैसे अगर निफ्टी 50 1% गिर गया तो इसमें हमने 6-7 चीजें रखी हुई हैं. निफ्टी 50 है, निफ्टी मिड कैप 150 है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, गोल्ड है, सिल्वर है, अमेरिकन मार्केट्स हैं, चाइनीज मार्केट्स हैं. तो ये एसेट्स को हम ETFs के माध्यम से खरीदते हैं. वी डोंट डू डायरेक्ट स्टॉक्स. हमारा डायरेक्ट स्टॉक्स का काम नहीं है. ओके. आई डोंट पिक डायरेक्ट स्टॉक्स. आई एम अ CFA बट आई डोंट, बिकॉज आई डोंट थिंक सो इट्स अ विनेबल गेम. कोई वो जीत नहीं सकता इस गेम को. अभिमन्यु का चक्र भी अंदर तो चले जाते, बाहर का बाना वो नहीं समझ आता. Correct. ठीक है, तो हमारा ये काम नहीं है, इसलिए अब ये करते भी नहीं है. तो 6-7 ETFs हमने हाईलाइट किए हुए हैं. एवरी डे whatever falls we buy. We don't care about what market says. गोल्ड गिर जाएगा, मर जाएगा, सिल्वर उठ जाएगा. मैं सिल्वर 2 साल से खरीद रहा हूँ. 2 साल पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि सिल्वर खरीदना है, फिर भी खरीद रहा हूँ. खरीदना है, पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो है. अब वो अचानक से चल गया तो मेरा नसीब था, फिर गिर भी गया तो भी नसीब था. तो आई डोंट थिंक बिलो 10 years 20 years, मेरे उससे नीचे सोच नहीं पाता हूँ इन्वेस्ट. ओके. क्यों? बिकॉज फाइनेंशियली फ्री है तो हमारा गोल्स तो अचीव्ड है. तो गोल्स के लिए तो प्रॉब्लम है नहीं, प्लस एक एक्टिव इनकम भी है. तो वी थिंक इन डेकेड्स कि डेकेड्स में क्या होगा. तो ये हो गया लेयर 2. सो दिस इज सिप ऑन डिप विच एड्स टू आवर लेयर. एंड देन वी हैव अ ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो हम इस ETF को प्लेज करके, जो मैंने शायद आपके साथ लास्ट डिस्कस भी किया था गाड़ी में, कि ETF को हम प्लेज कर देते हैं और ETF के प्लेज से हम एक थोड़ा सा रिटर्न्स एक्स्ट्रा साल का और जनरेट कर लेते हैं. बट विच आई डोंट सजेस्ट टू एवरीवन बिकॉज दैट्स समथिंग विच आई नो हाउ टू डू इट. सो आई डू इट. आप लोग मत करिएगा. आप लोग इतना भी कर लेंगे कि आपने SIP कर ली, ETF सिप ऑन डिप कर लिया, तो आई थिंक यू विल बी गुड टू गो with this. And trust me guys, मैं बता रहा हूँ, this the more you make investing mechanical, the more returns you will make, the more money you will make. मैकेनिकल इन द सेंस कि एक System oriented. अब जैसे मेरे को डर नहीं लगता. 7th April I remember markets fell by 4%, Nifty fell by 4%. इस 7th April. मैं बाई चांस वृंदावन जा रहा था उस दिन, तो आई रिमेंबर एट 3 बजे मैं अपना वो काउंटर खोलता हूँ और चेक करता हूँ, जो भी गिरा है वो खरीद लेता हूँ. उस दिन सब कुछ ही गिरा हुआ था. एवरीथिंग इज डाउन बाय 3% 5%. तो जितना पैसे का रिक्वायरमेंट था, जो मेरा रूल था, उसके लिए मेरे को अपनी वो क्या कहते हैं, अपनी एक OD लेनी पड़ गई. अच्छा, कि भाई OD ड्रॉ डाउन कर लेता हूँ, 3-4 दिन में पैसे आएंगे तो OD भर दे दूंगा. बट रूल इज रूल बना है तो रूल बना है. हाँ, सिस्टम बेस्ड. और अगले 3-4 दिन के अंदर ही उसका फायदा मिल गया हमारे को. अब ऐसा नहीं था कि मैंने 3-4 दिन के लिए इन्वेस्ट किया था, मैं स्विंग ट्रेड नहीं मार रहा था. रूल था ना. अब मैं देखता हूँ तो मोटा प्रॉफिट बन गया. अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. महाकटेक करके एक ETF है, विच इज चाइना हांगकांग का टेक मार्केट. इंडिया में अवेलेबल है. इंडिया में अवेलेबल है. 19 रुपीज या 18 रुपीज का था, तब से खरीद रहा हूँ जब भी वो गिरता है. इट रीच 31 रुपीज इन बिटवीन. नाउ इट्स 27-28 रुपीज. आई हैव 65,000 यूनिट्स. वाओ.
एंड माई एवरेज मस्ट बी 21 रुपीज, तो 6 रुपए बन गया, 60,000 यूनिट्स पकड़ लो तो मतलब 3.5-4 लाख का प्रॉफिट। मैंने क्या दिमाग लगाया इसमें, कुछ भी नहीं, रूल लगाया, फिर डालते गए, जब गिरा डाला, जब गिरा डाला, जब गिरा डाल दिया। ये भी सही है। तो अब बताओ ना, इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर कुछ छुपा हुआ है आपके स्टॉक, आपके पास कोई जादुई सिद्धि है, कोई विद्या है। अरे कुछ नहीं है भाई, रूल है। एंड ETFs आर वन ऑफ द, मतलब एक्सपेंस भी नहीं होता उसमें, एक्सपेंस नहीं है, safe इकोनॉमिकल बहुत है है ना। हाँ, आप सोचो अगर निफ्टी 50 का ETF है तो 50 कंपनी थोड़ी मर जाएंगी। सही बात। महाटेक अगर चाइना की सबसे बड़ी टेक कंपनी है तो सारी तो एक दिन में डब्बा नहीं हो जाएंगी। सही बात। नैस्डैक 100 है तो सारी 100 कंपनी तो डब्बा नहीं हो जाएंगी। सो व्हेन यू बाय अ बास्केट यू आर सेफ। व्हेन यू बाय अ सिंगल एसेट और सिंगल प्रोडक्ट, मतलब जैसे आपने कोई पर्टिकुलर कंपनी का शेयर ले लिया तो यू हैव अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। वो आप तब लो जब आपकी नॉलेज अच्छी हो, आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो बाकियों के पास नहीं है, और आपका फिर भी रिस्क कैपिटल का छोटा पैसा उसमें डालो, ज्यादा पैसा मत डालो। अगर आप ये करोगे तो फिर काम हो जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ उससे वेल्थ बना पाऊंगा, कोई पेनी स्टॉक मिल जाएगा, कोई दोस्त की टिप मिल जाएगी, उससे आपको पक्का आपका पैसा आधा जरूर हो जाएगा। मैं पेनी स्टॉक पे आने ही वाला था। लोग क्या करते हैं, पेनी स्टॉक को ना एज अ स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं कि 10 में डाल देते हैं, एक चल गया तो 10 का पैसा निकल जाएगा। करो, बिल्कुल करो, अपने कैपिटल के 5% से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करता। मैं कहता हूँ पोर्शन, जैसे खाने में पोर्शन साइजिंग होती है ना, इन्वेस्टमेंट में पोजीशन साइजिंग कर लो। आपको क्रिप्टो करना है करो, 5% से करो। सिल्वर करना है करो, हाईली वॉलेटाइल, हाईली रिस्की, 5% से करो। आपको ये पोर्टफोलियो बनाना है पेनी स्टॉक्स का, करो, बिल्कुल करो। मीम कॉइन करना है करो, 1% से करो। आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोजीशन साइजिंग सारा उठा के मत डाल दो। हाँ, गलती क्या होती है कि आपको लगता है ये पैसा मेरे को 100x कर देगा, तो मेरा जो एग्जिस्टिंग पोर्ट, आपको मैं क्लासिक केस बताता हूँ। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, उनकी कंपनी है, बहुत अच्छा नाम है, मैं नाम बदल नहीं लूंगा, बट व्हाट ही डिड वाज, उनके जो कंपनी के मेन ओनर है, उनके फादर है, एक दिन हम सब बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो अंकल ने बोला बेटा ये वाला जो स्टॉक है ना, मेरे को पता है ये बहुत भागेगा, ठीक है। तो वो जो उनके बेटे हैं वो बोले पापा आप, नहीं मेरा मन नहीं है, मैं तो म्यूचुअल फंड में डाल के बैठा। मेरे को बोला, मतलब मैं तो अंकल सॉरी, एज पर रूल मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा रूल है कि मैं डायरेक्ट नहीं डालता पैसा। हाँ, बोलता ठीक है तू ऐसा ही है, तू बस म्यूचुअल फंड में टिका रहे हो। डांटने लग गए, मैंने ठीक है चलो आपका बड़े हो। तो बैठे लंच करे, तो उन्होंने अपने बेटे को पटा लिया। बेटे ने 50 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड तोड़ के उस स्टॉक में डाल दिए, और गारंटी बेटे चिंता की डबल हो जाएगा। तू 50 डाल रहा है, मैं 3 डाल रहा हूँ, मैं 3 करोड़ डाल रहा हूँ, ठीक है। वो स्टॉक 1 महीने में आधा हो गया। ओ, अब अंकल, हम लोग अगले दिन पार्सल लंच पे मिले, तो मैं ऐसे, अच्छा मैं इनोसेंटली पूछा, मेरे को पता नहीं है कि कुछ हुआ ऐसा, मैं तो ट्रैक ही नहीं कर रहा हूँ। मतलब अंकल कैसा रहा वो इन्वेस्टमेंट? तो वो भी लड़का नाराज चालू हो गया, अरे डैड ने ये कर दिया, डैड ने वो कर दिया। फिर मैं उसको बाद में मिला, मैंने देख अगर तेरे को करना भी था, अंकल कह रहे 2 लाख से कर लेता। अंकल तो खुश हो जाते हैं, अंकल भी खुश हो जाते, तेरा भी काम होता, तेरे 2 का 1 होता, तेरे को दुख नहीं होता। 50 के 25, तूने 50 के 25 कर दिए, और तू मुझे भी फंसाने के चक्कर में था। वो तो हमारा हाथ जुड़ जाता है ऐसे सब कामों पे। तुम मान गए, बट नहीं तो तुम मेरे को भी फंसा। यहाँ भी ना बोलना आना चाहिए। हाँ ना, बिल्कुल। आप, और वो पता है कब होता है? जब आपका नियम होता है। हाँ, When you have a rule ना, you can say सर मेरा रूल है, मैं नहीं करता हूँ स्टॉक्स, नहीं करता हूँ, रूल है अपना। तो आपने क्या किया, आपको जो रिस्क लेना है, जो मन करता है ना, चुल, क्या वॉरेन बफेट कहते हैं, बहुत अच्छी बात की, डोंट टेस्ट द डेप्थ ऑफ वाटर विद बोथ योर फीट। पानी का डेप्थ चेक डूब जाओगे, करना, छोटा सा हल्का सा पैर चेक कर लो। अपन चला कहीं नदी में भी जाते हैं तो ऐसा चेक करते हैं ना पानी का, कहाँ कितना डीप है, ऐसे उड़ी थोड़ी मार देते हैं अंदर एकदम जाते हैं, मतलब वी डोंट जंप इन, राइट? करेक्ट। सो सेम एज विद इन्वेस्टमेंट, व्हाई आर यू पुटिंग एवरीथिंग इनटू रॉन्ग प्लेस? पुट अ लिटिल, इफ यू गेट कॉन्फिडेंस देन पुट मोर, बस आप बच जाओगे। ठीक है। चलो, सो ये तो बात हुई जिनके पास पैसा है और ये सब चीज़ें। अब जिनके पास, जो बहुत कम सेव कर पाते हैं, लिविंग इन मेट्रो सिटी, सैलरी कम है, 10-15 हज़ार रुपये से अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं विद इन्वेस्टमेंट, सो हाउ दे कैन बिल्ड विद इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग? तो वही है सिंपल, सबसे पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, अपने इमरजेंसी फंड कर लो एज पर योर कंफर्ट, 6 months मिनिमम। हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, टर्म इंश्योरेंस ले लो जितना आपके ऊपर लाइबिलिटीज है। अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं, आपकी शादी नहीं हुई, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, डोंट टेक टर्म इंश्योरेंस। ओके, देयर इज नो नीड, ठीक है, बिकॉज उतना पैसा अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड देन इन्वेस्ट इन द मार्केट्स। अब आप छोटा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो ना, आप प्लीज एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन के बारे में मत सोचो। ओके, आपका अगर इन्वेस्टमेंट 5,000 का है, 10,000 का है, तो आप ये मत सोचो मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ऐसे भी कर लूँ, वैसे भी, मजा नहीं आएगा। आप चुपचाप वो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए डालना चाहते हो अगर, तो निफ्टी 500, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, किसी में भी डाल दो।
चुपचाप बैठ जाओ। जब आपका पैसा बढ़ने लग जाएगा ना, मतलब इन द सेंस लेट्स से नाउ यू हैव 10,000 मोर टू इन्वेस्ट, देन लेट्स स्टार्ट अबाउट थिंक अबाउट एसेट एलोकेशन। बट प्रायर टू दैट देयर इज नो नीड बाबा, इतना मत कॉम्प्लिकेट करो लाइफ को। निफ्टी 500 इज अ गुड इंडेक्स, मल्टी कैप्स आर गुड, फ्लेक्सी कैप्स आर गुड, वो आपको अच्छा रिटर्न्स दे देते हैं ओवर लॉन्गर पीरियड, तो स्टिक टू देम। तो मतलब देखा जाए तो इन्वेस्टिंग बेसिकली बहुत ईजी है, शुड बी इजी। इतना डिस्ट्रैक्ट होगा इंसान उतना ज़्यादा फिर दिक्कत। मैं आपको बताता हूँ, कल मेरे एक क्लाइंट का फोन आया यूके से, एंड ऐसे जनरली ही सेड कि सर मेरे को तो एक पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, बैठते हैं। मैंने ठीक है, तो उन्होंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया, उसमें पोर्टफोलियो में सारा म्यूचुअल फंड ये सब था और एक AIF था, ठीक है, और वो AIF आपको पता है 1 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पिछले 5 साल में उस AIF ने 1 करोड़ का 1.5 करोड़ कर दिया। पिछले 5 साल में निफ्टी 50 ने 1 करोड़ का 2 करोड़ 2.25 करोड़ कर दिया होता। हाँ, ये जो बड़े सेक्सी साउंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जिसमें हाई नॉवेल्टी हाई वैनिटी होती है ना, 1 करोड़ रुपए वाला उतना ही नीचे। उतना ही आपको खराब रिटर्न देते हैं, क्योंकि उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी टोनी रॉबिन्स ने, मनी मैटर्स या ऐसे, बहुत अच्छी बुक है। उसमें पूरी बुक में उन्होंने एक ही चीज समझाई है कि भैया पैसिव इन्वेस्टमेंट करो, पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करो, कि फीस का कितना बड़ा इंपैक्ट आ जाता है ओवर लॉन्ग। बाद में पता चलता है। और यही अगर निफ्टी 50 किया होता तो 20 पैसे में आ जाता, 0.2। निफ्टी 50 ETF किया होता 0.03% फीस होती है, या 0.04, बस उससे ज्यादा फीस नहीं है निफ्टी 50। और अगर म्यूचुअल फंड में किया था तो 0.2 होता। चलो आपने म्यूचुअल फंड में कर लिया, आपने जाके कर लिया AIF, उस पर भी 2% फीस, उसके ऊपर 20% कैरी प्रॉफिट में। मतलब ये क्या तरीका है भाई, मत करो ना ये सब। तो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स में जितना सिंपल रहोगे, पर सिंपल के साथ लॉन्ग टर्म रहो, आप पैसा बना लोगे, आप बहुतों को बीट कर जाओ। फॉर्मूला सिंपल प्लस लॉन्ग टर्म। यस, फॉर्मूला सिंपल प्लस लॉन्ग टर्म। ठीक है सर, फायर नंबर पे क्या वो व्यू पॉइंट है? हाउ कैन समवन कैलकुलेट देयर फायर नंबर? लेट्स से मेरा फायर नंबर अपन कैलकुलेट करते हैं, तो हाउ विल यू डू इट? देखो, सबसे पहले ना फायर नंबर को लोग ओवर एस्टिमेट करना कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि बहुत बड़ा नंबर चाहिए फायर होने के लिए। आप अपने आप से इतने वो हो क्या, मतलब यू डोंट ट्रस्ट दैट मच कि आप रिटायर होने के बाद पैसा कमा सकोगे। पीपल थिंक कि फायर होते ही और फायर मतलब खत्म, अब तो हाथ पैर नहीं हिलाना। हाथ पैर ही नहीं हिलाना, अपन बिल्कुल जम गए हैं, मतलब पेड़ बन गए हैं, अब अपने को हिलना ही नहीं है वहां से। ऐसा नहीं है ना। फायर का पर्पस क्या होता है? फायर का पर्पस होता है दैट यू लिव योर लाइफ द वे यू वांट, मतलब यू डोंट नीड टू गो टू अ जॉब। और एक अगर व्यक्ति फायर नंबर अचीव कर सकता है, यानी कि वो स्मार्ट था, तभी वो कर पाया, नहीं तो वो कर भी नहीं पाता। बराबर। तो स्मार्टनेस का तो रिवॉर्ड मिलता रहेगा लाइफ लॉन्ग आपको। ठीक है, मैं रिटायर हो गया या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद मेरी इनकम थोड़ी बंद हुई, रादर बढ़ गई। ठीक है, तो फायर नंबर अगर आपको बेसिकली करना ना, तो डिवाइड फायर नंबर इनटू डिफरेंट लेयर्स। ओके। द फर्स्ट लेयर इज द बेस लेयर। बेस लेयर इज बेसिकली कि आपका बेसिक खर्चा क्या है, राशन पानी ये सब बेसिक चीजों का खर्चा क्या है। ठीक है। लेयर 2 इज योर होम लोन EMI, अगर है तो। ठीक है। लेयर 3 इज योर कार EMI। लेयर 4 इज योर costs which will finish after certain amount of years. For example, your kids education. आज आप समझिए आपके बच्चे 10 साल के हैं, आपको लगता है 10 साल और सपोर्ट करना है, वो 10 साल बाद खत्म हो जाएगा। आज 20,000 रुपये महीना उनका जा रहा है या 10,000 रुपये महीना जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा। What people make mistake is वो कहते हैं यार मेरा आज का खर्चा 1 लाख है, समझो, और वो कहेंगे 1 लाख के हिसाब से मेरा कितना होना चाहिए। अरे भाई 1 लाख में से 60,000 तो वैसे ही खत्म होने वाला है। सही बात है। तुम्हारे EMIs हैं, तुम्हारे एक्सपेंसेस है विच विल डाई डाउन। तो वो 60,000 को मत गिनो, एंड योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विल बी अचीव्ड ऑन द डे ऑल दिस एक्सपेंसेस आर ओवर, द लास्ट डे। तो जिस चीज का लास्ट एक्सपेंस है ना, उतने टाइम बाद आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओ। अच्छा। तो लेट्स से योर होम लोन इज 18 ईयर्स, तो अब आप 18 ईयर्स बाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। अब आप उसको अर्ली करना चाहते हो तो EMI ज्यादा भर देना, तो आप थोड़ा और जल्दी हो जाओगे। आपके बच्चों की एजुकेशन अभी 12 साल बची है, तो 12 साल मिनिमम आपको लगेंगे इंडिपेंडेंट होने को। दिस इज वन। अब आते हैं बेस एक्सपेंस पे। बेस एक्सपेंस का इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन 2 तरीके का इन्फ्लेशन है। मैं अमूल का दूध पीता हूं, आज भी पी रहा था, कल 5 साल बाद पीऊंगा, वो जनरल इन्फ्लेशन है। मैं अमूल का दूध आज पी रहा था, अब मेरी औकात बढ़ गई, मैंने XYZ ब्रांड का दूध पीना चालू कर दिया, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो आप दोनों को जोड़ लो। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने बोला कि जनरल इन्फ्लेशन इज 6%, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज 2% पर ईयर, बिकॉज लंबा समय है ना, तो 2% का भी बहुत वैल्यू आ जाता है। तो 8% आपका टोटल इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है। ठीक है, इससे आप कैलकुलेट कर लो आपको 15 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी आपका रिटायरमेंट नंबर है वो कितना आ रहा है। ओके। दैट इज योर राइट नंबर व्हिच यू हैव टू फैक्टर। और एक चीज याद रखना, जितना आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, मिनिमम उतना आपका स्टेप अप SIP होना चाहिए।
वापस सॉरी कट हाँ, एक चीज याद रखना, जितना आपका टोटल इन्फ्लेशन है विच इज जनरल प्लस लाइफस्टाइल, उतना आपका मिनिमम स्टेप अप एसआईपी होना चाहिए। मतलब अगर समझो आप कहते हो कि मैं 6+2 8% से मेरा इन्फ्लेशन होगा, तो आपका एसआईपी भी 8% से बढ़ना चाहिए हर साल। ओके तभी आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। आपका एक तरफ खर्चा 8% से बढ़ रहा है, निवेश वहीं पे रह रहा है, तो यू विल नॉट बी एबल टू बीट इन्फ्लेशन इन लॉन्ग टर्म। बेसिक्स, इससे आपका पूरा लाइफ का गोल क्लियर हो जाता है। इसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए। ये कैलकुलेटर हमने अपने वेबसाइट पे भी बना के दे दिया है। अच्छा। आप पूरा खेलते रह सकते हो, आपको क्या करना। मैं खेलता हूँ जाके। तो और उसमें हमने ये भी बता दिया है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट 12% से ग्रो हो गई, तो आपको अचीव करने के लिए कितना स्टार्टिंग एसआईपी चाहिए, ओके, वो भी हमने कैलकुलेट करके दे दिया। हाथों हाथ आपको पूरा प्लान वहीं मिल जाता है। अभी ट्राई करता हूँ। Done. ठीक है सर, आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर ली, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स भी है, यू हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस, टाइम एंड एवरीथिंग, व्हाट मेक्स यू गोइंग? पर्पस, आई थिंक मैं फाइनेंशियली, मेरे को एक तो रिटायरमेंट वर्ड पसंद नहीं है। ओके, तो मैं कभी नहीं कहता मैं रिटायर्ड हूँ। मेरे दादाजी भी सेम चीज़ बोलते थे। हाँ, बहुत बेकार वर्ड है वो। रिटायर नहीं, यू शुड रीट्राई। वैसा मतलब यू शुड ऑलवेज रीट्राई, देयर इज नो रिटायर। आई थिंक आई कॉल माई सेल्फ पर्पसफुली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ओके, आई हैव अ पर्पस। मैंने एक बुक पढ़ी थी रॉबिन शर्मा की, विच वॉज हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई। तो आई थिंक वो मुझे नंबर बड़ा चाहिए। ओके, मुझे ऐसा चाहिए कि जब मैं जाऊं तो एटलीस्ट 1 मिलियन लोग ये बोले, यार इस आदमी की वजह से ना लाइफ में एक कोई चेंज आया था। मेरे खर्चे बच गए, मेरे को फाइनेंस की समझ आई, मैंने इन्वेस्टमेंट्स चालू कर दी, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया, मैंने लोन में पैसा बचा लिया। आज मैं आपको बताता हूँ, सुबह मैं एयरपोर्ट पे था, अपना लगेज कलेक्ट करा था, ट्रॉली पे बैठ गया, आराम से शांति से पहुंच लो। एक ये वेरी यंग कपल कम्स टू मी, आई थिंक मस्ट बी इन द 26-27 रेंज। जी, शादी थी। बोलते, संजय सर हमने आपकी एक वो वीडियो देखी जिसमें आपने बताया गाड़ी कब खरीदनी चाहिए और कैसे खरीदनी चाहिए, बहुत वायरल हुई थी, 70 मिलियन चली गई थी। अच्छा, तो बोलते उसकी वजह से हमने गाड़ी खरीदी, हमारा 1.5 लाख रुपए बच गया। वाह, एंड ओनली फॉर दैट दे हैड कम टू से थैंक यू टू यू। अब कितनी बड़ी बात है यार, एक यंग कपल है, उनका 1.5 लाख रुपया बच गया ऑन द सेम कार विच दे वर नॉर्मली गोना बाय। फिर उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया कि क्या कौन सी बात उन्होंने फॉलो करी थी। ये सब चीजें ना हमारे लिए $1 मिलियन वैल्यू रखती है। हमारे पास अब पैसा कितना है, एसआईपी क्या कर रहे हैं, कितनी मेरी वेल्थ है, आई डोंट केयर। एक पॉइंट के बाद पैसा डजंट गिव यू हैप्पीनेस, पैसे का इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ हैप्पीनेस खत्म हो जाता है। ट्रू, बट द फैक्ट दैट यू नो people come to you and give you this is something which is very important. Second, if you really ask me on money front, I do want to create a 100 crore mutual fund corpus. वाओ, और पता है क्यों? मेरे को नहीं चाहिए, मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा, मेरे को खर्च करना नहीं आता मेरे को। I want to prove to the world that a middle class guy whose parents, my father was a government employee, mother's housewife, normal education, can make 100 crores in his lifetime. ये मैं सबको एक सपना दिखा के जाना चाहता हूँ कि भाई हो सकता है, टाइम लगेगा लेकिन एफर्ट लगेगा, होगा। ये मैं दिखाना चाहता हूँ दुनिया को कि भाई ये 100 करोड़ मुमकिन है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से मुमकिन है, अपने आप पे इन्वेस्ट करने से मुमकिन है, जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो सब करने से ये मुमकिन है। सो माई 100 करोड़ ड्रीम इज ओनली फॉर द फैक्ट कि ये लोगों को मैसेज मिले, नॉट फॉर द फैक्ट कि मेरे को चाहिए 100 करोड़। आई विल, तो आज भी घर में नहीं है मेरा, मैं तो रेंट पे रहता हूँ। सही में? या आई डोंट हैव अ हाउस। क्या बात कर रहे हो सर? यस, सो मैं वैसा हूँ, ठीक है। बट वाओ, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। मतलब घर घर से भी बहुत पड़ती है उसकी वजह से, बट ठीक है कि जब तक मैं सस्टेन कर पा रहा हूँ मैं करूंगा इसको। नहीं, एक्चुअली घर होना इज एन, लाइक यू सेड, इज एन इमोशन, एक पीस ऑफ माइंड देता है ऑब्वियसली। ट्रू, तो बट हमने उसका वे आउट ढूंढा है, तो चलता है, हमारा चल रहा है काम। हम एक एक जगह पे 5-5, 6-6 साल निकाल लेते हैं। हाँ, तो वी डू लॉन्ग टर्म लीजेस, सो इट्स सेव्ड अस। वाओ, नाइस। सर, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना, हमने सब कुछ बात करी पैसों को लेके, बट रिलेशनशिप्स ऑल्सो मैटर। मतलब मैं रमित सेठी की बुक पढ़ रहा था एंड ही सेड, उसमें लिखा था कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी डिसाइड करता है कि वेयर यू विल फाइनेंशियली लैंड। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट, सिंस यू आर ऑल्सो मैरिड एंड माइट हैव एन आइडिया? तो थोड़ा सा कुछ देखो, इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा कि पीपल नाउअडेज आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट, मैं शादी करने जा रहा हूँ तो मुझे पार्टनर से क्या बात करनी चाहिए, पैसे का कैसे देखेंगे। आप एक चीज याद रखना, मैरिज इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, इट्स अ रिलेशन, एंड मैरिजेस आर नॉट डिफाइंड बाय गुड टाइम्स, इट्स ऑलवेज डिफाइंड बाय बैड टाइम्स। तो आपको एज अ पार्टनर जब भी आप बात करें तो प्योर मनी ओरिएंटेड बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा है। मेरा पैसा तेरा पैसा, बिकॉज नाउअडेज बोथ ऑफ यू आर अर्निंग,
So if you have entered into a relationship, don't enter. Sometimes leap of faith is a very beautiful thing. अगर आपने एंटर कर लिया रिलेशन ना, टेक अ लीप ऑफ फेथ. ठीक है, आपने अपने बेसिक्स ठीक रखे हैं, इमरजेंसी फंड है, इंश्योरेंस है, सब आपने बेसिक्स ठीक कर रहे हैं, तो टेक अ लीप ऑफ फेथ यार. बी विद ईच अदर. हस्बैंड अगर चाहता है कि वो अपना स्टार्टअप करना चाहे, तो वाइफ कैन चिप इन एंड से कि ठीक है, आई विल वर्क एक्स्ट्रा फॉर दिस टाइम सो दैट यू कैन डू इट. वाइफ ब्रेक लेना चाहे तो हस्बैंड शुड चिप इन एंड से कि डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दीस थिंग्स. मैंने अमन गुप्ता का सुना, बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने 40 की उम्र तक तो मेरी बीवी घर चला रही थी. हाँ. सो अगर समटाइम्स मैरिज को ऐसा नहीं ट्रांजैक्शनली नहीं देखना चाहिए. हाँ, मतलब इट्स नॉट 50-50 बट 90-10, 80-10. और वो टाइम्स अलग होंगे. कभी एक पार्टनर ज्यादा एफर्ट मार रहा होगा, कम कर रहा होगा, तो आप ये नहीं कह सकते यार मैंने ज्यादा एफर्ट मारा था अभी तक और मैंने कम रिवॉर्ड लिया है, या मैंने एफर्ट. सो वो सेल्फलेसनेस ना, देखो जो काम होता है ना, जो नॉर्मली वो ना 4 लेवल पे होता है. और ये हमारी भगवत गीता में है कि क्या वो 4 लेवल है. तो सबसे पहला लेवल होता है तामसिक लेवल. तामसिक लेवल इज वेर यूर ओनली कंप्लेनिंग. ओनली कंप्लेनिंग. ठीक है. सेकेंड होता है राजसिक लेवल पे, वेर यू आर डिजायरेंट ऑफ रिजल्ट्स. मतलब आपको कुछ चाहिए. ओके. ठीक है, कि ये हो, काश मेरे साथ ये हो जाए, काश मेरे साथ. थर्ड लेवल होता है सात्विक. सात्विक इज इट्स ड्यूटी. मतलब यू ट्रीट इट एज योर ड्यूटी टू डू इट. कर्म करना ही. हाँ, करना है. तो एंड फोर्थ अबव ऑल इज लव. व्हेन यू डू द ड्यूटी जस्ट सेल्फलेसली, मतलब वो ड्यूटी भी नहीं है, बस सेल्फलेस है. जैसे हमारे मदर्स होते, दे आर सो सेल्फलेस. आज भी मैं अपनी मॉम को देखता हूँ, वो एक्सट्रीम सेल्फलेस है. कैसे होता है आज तक समझ नहीं आता सेल्फलेस कैसे हो सकता है कोई. सो मदर्स जनरली आर वेरी वेरी सेल्फलेस, एक्सट्रीमली सेल्फलेस. तो आप कोई भी रिलेशनशिप को आपको सस्टेन करना है लंबे समय तक, तो दैट लव लेवल हैज टू कम. And that's where it is, and that's where I will say, suggest to young couples only one thing, that don't talk about money too much. Yes, initial okay चीजें, कुछ चीजें आपको रूल्स सेट करने, ग्राउंड रूल सेट करने करिए, but always remember this is not a 50-50 joint venture. ठीक है, कि मैंने इतना डाला, तूने इतना डाला, ये पूरा टाइम नहीं चलेगा. There will be times in life where things will go wrong. There will be times in life where things will be great. You need to appreciate both of them. बट लेट्स से फॉर एग्जांपल अब मैं शादी करने वाला हूँ. अरे अभी फिक्स नहीं है बट ठीक है. बट आजकल वो चलता है ना, इन्फ्लुएंसर्स भी रील बना रहे हैं कि अपने पार्टनर से ये क्वेश्चंस पूछो, वो क्वेश्चंस पूछो, है ना. आजकल तो सर सिबिल स्कोर देखा जाता है. हाँ, कि लाइबिलिटी तो नहीं है भाई, इसके ऊपर कर्जा तो नहीं है किसी चीज़ का. अगर आप मेरी एज में होते तो शायद आप क्या क्वेश्चंस पूछते. यार मैं आपकी एज में नहीं हूँ और मैं आना भी नहीं चाहूंगा. I think after listening to what you have said, I wouldn't want to be there at all. I know it's थोड़ा सा पर्सनल बट नहीं, I think बेसिक ग्राउंड रूल्स सेट कर सकते थे. बेसिक ग्राउंड रूल्स में भी जैसे आप कोई दोनों पार्टनर्स में से कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रनिंग द हाउस कुड बी प्रो रेटा. योर मनी माई मनी थोड़ा सेपरेट हो जाता, जिसमें तुम गिल्ट फ्री स्पेंड कर सकते हो. लाइक women have certain habits, they want to buy certain things when husbands become a nuisance, so they can have their own budgets for that. Sometimes husbands want to do something where women become nuisance, so they can have their budgets for that. तो वो आप सेपरेट कर सकते हो, थोड़ा बेसिक रूल कर सकते हो. my bigger point here is कि don't take it as a transaction. बस कोशिश ये करिए कि इसको, अगर आप इसको ट्रांजैक्शन की तरह इतना ज्यादा देख रहे हैं, जैसे बैंक लोन दे रहा हो, तो वो नहीं चलेगा फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं सब में खोट होगी. बराबर. Nobody is perfect. ठीक है ना. कोई लड़के में भी कोई खोट होगी, लड़की में भी कोई खोट होगी, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ चल रहा होगा. Nobody is a perfect soul on this planet. कलयुग में पॉसिबल नहीं है. तो आप बस सिंपल रखो कि ओवरऑल इज देयर अंडरस्टैंडिंग है, एक अफेक्शन है, एंड देन गो फॉर इट यार. देन टेक अ लीप ऑफ फेथ. थिंग्स विल गो बैड. मतलब इट्स लाइक जब आप SIP स्टार्ट करते हो, मैं तो कहता हूँ SIP स्टार्ट होना पहले ही दिन मार्केट क्रैश हो जानी चाहिए. मतलब आपने SIP स्टार्ट करी ना, वो क्रैश हो जाए तो पहले मार्केट क्रैश है. आपको अपने आप आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है. टफ टाइम्स मेक्स योर कैरेक्टर. करेक्ट. ग्रेट टाइम्स आर ओनली टू एंजॉय योर कैरेक्टर. मतलब बाकी टफ टाइम्स इज टू बिल्ड योर कैरेक्टर. तो सिमिलर योर इन रिलेशनशिप्स, बैड टाइम्स विल कम एंड यू शुड बी स्ट्रांग इनफ टू फेस दैट. ठीक है. सेकंड, डोंट मत घुसो ना. किसने मना किया? लिव इन में वाले तो. ठीक है संजय सर, बहुत कुछ सीखने को मिला. दिस वाज लाइक what I say, what I should say, a master class or a crash course on finance, 1 घंटे का. एंड रीडर्स को, लिसनर्स को बहुत मज़ा आने वाला है इस चीज़ में. मेरे को बहुत मज़ा आया पर्सनली, बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर. एंड वी शुड आस्क कि अगर आपकी टॉप लर्निंग्स क्या है भाई, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना. बिल्कुल बिल्कुल. एंड इफ देयर आर एनी अदर क्वेश्चंस, डू लेट अस नो. श्योर. यस. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू फॉर वाचिंग. थैंक यू सर. थैंक यू.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.